हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, इस बार चैनल पर मैं शुरू करने जा रहा हूं अनिल मोहन सीरीज़ का एक और नया उपन्यास जिसका नाम है पूर्व जन्म। ये देवराज चौहान और मोना चौधरी सीरीज़ का उपन्यास है जिसके 3 भाग हैं, पूर्व जन्म, यज्ञ और मायाजाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला नॉवेल, पूर्व जन्म। जगमोहन बेकरी से बाहर निकला और आगे का रास्ता पार करते हुए फुटपाथ पर चढ़ा और सामने खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। हाथ में 2 गिलास पकड़े थे, एक कोक का था, दूसरा थम्सअप का। जगमोहन तो खुद कोक ही लेता था, परंतु देवराज चौहान जब कभी पीता तो थम्सअप ही लेता था। देवराज चौहान ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उससे पूछे बिना ही थम्सअप लेते आया था। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। उसे पास में आया पाकर देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोल दिया। जगमोहन भी बैठा और थम्सअप का गिलास देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने गिलास लिया और एक ही सांस में आधा खाली करके उसने नीचे के स्टैंड पर रखा। तब तक जगमोहन भीतर बैठकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। देवराज चौहान ने स्टार्ट कार को आगे बढ़ाया और चंद पलों में ही कार सड़क पर जाते ट्रैफिक में शामिल हो गई। देवराज चौहान का चेहरा शांत था, कोई कश्मकश उसके चेहरे पर नहीं थी। जगमोहन ने अपने गिलास से घूंट भरा और देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की नज़र सड़क पर थी। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर चेहरा घुमा लिया। तुम कुछ कहना चाहते हो? देवराज चौहान की निगाह सामने ही थी। कहना तो चाहता हूँ, परंतु तुम शायद ना सुनो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। क्या बात है? 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया और हमने कोई डकैती नहीं की। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। उसने जगमोहन पर नज़र मारी। दोनों की नज़रें मिली। फिर देवराज चौहान ने नज़रें सामने की तरफ घुमाते हुए कहा, लगता है तुम्हें हमारी ज़िंदगी की शांति खलने लगी है। ये बात नहीं, मैं तो कह रहा, आराम से बैठे रहो। हम कोई डकैती नहीं करने वाले। 5 सालों में हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं आई डकैती करने की। ना ही कहीं पर ऐसा कुछ है जिसे हम लूट कर या डकैती करके अपना बना सके। हमारे पास इतना पैसा है कि तुम उस पैसे का हिसाब नहीं लगा सकते। हमारी दूसरे के नामों से इंडस्ट्री चल रही है। शहर के हर बड़े बड़े मॉलों में हमारे शोरूम है। जूते की फैक्ट्री के शूज़ मार्केट में अच्छी जगह ले रहे हैं। शहर के करोड़पति लोग हमारी दौलत ले जाते हैं ब्याज पर। गरीबों की हम खुद मदद करते रहते हैं। ऐसे में हमें डकैती की अब ज़रूरत ही क्यों है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पर जगमोहन ने घूंट भरते हुए पहलू बदला। ये सब तो हमारा धंधा रहा है। धंधे बदल भी जाते हैं। आज तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। तुम ही बताओ, क्या आज हमें डकैती करने की ज़रूरत है? जगमोहन चुप रहा। जवाब तो दो। देवराज चौहान मुस्कुराने लगा। ज़रूरत तो नहीं है। जगमोहन गहरी सांस लेकर क्या उठा। तो फिर इस बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहता था कि डकैती किए बहुत दिन हो गए। एक आध डकैती हो जाती तो अच्छा रहता। तुम कोई वजह पैदा कर दो, मैं डकैती कर दूंगा। देवराज चौहान बोला। मैं कहाँ से वजह पैदा कर सकता हूँ? मैंने तो यूँ ही कहा था कि अपना दिमाग कहीं और लगाओ। कहाँ दिमाग लगाऊँ? तुम तो सोनलाल से मिले? देवराज चौहान ने पूछा। 4 महीने पहले आया था वो बंगले पर, तभी मिले थे। तुम्हें उससे मिलकर आना चाहिए। उससे तो मैं मिल लूँगा। पहले नगीना भाभी के यहाँ चलते हैं, जगमोहन ने एकाएक कहा। नगीना के पास? वही तो जगह रह गई है मेरे पास। जगमोहन हौले से हंस पड़ा। वहाँ मेरा भतीजा है, अब तो 1 साल का हो गया है, और तुमने और भाभी ने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। अब तो नाम भी उसका मुझे ही सोचना पड़ेगा। देवराज चौहान और नगीना का बच्चा होने में सिर्फ नगीना की ही चालाकी का काम था। नगीना कई बार देवराज चौहान से बच्चे होने के बारे में बात करती रही थी, परंतु देवराज चौहान हमेशा इस बात को टालता रहा। ऐसे में नगीना ने चालाकी से काम लिया और देवराज चौहान का बच्चा उसने ठहरने के 8 हफ्तों बाद जब देवराज चौहान उसके पास आया तो नगीना की हालत देखकर चौंका। उसके जिस्म का बढ़ता फैलाव देखकर देवराज चौहान से छिप नहीं पाया। वो समझ गया कि नगीना को बच्चा ठहर चुका है। उसी समय नगीना के चेहरे पर भी रहस्यमय मुस्कान उभरी थी। ये ये देवराज चौहान ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये हमारा बच्चा है। आपको तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे को ज़रूरत थी। नगीना ने उसी मुस्कान के साथ कहा। आज आपको मेरे जिस्म के फैलाव से शक हो गया, परंतु 15 दिन पहले तक आपको शक नहीं हुआ था। देवराज चौहान नगीना को देखता रहा। नगीना के चेहरे पर गंभीरता आ गई। आप कहेंगे तो मैं इसे अब भी गिरा सकती हूँ। नगीना के चेहरे पर गंभीरता भरी पड़ी थी। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मैं क्यों कहूँ ऐसा? क्योंकि आप बच्चा होना नहीं चाहते। बच्चा बच्चा होता है, ये अगर हो जाए तो कोई बुरा नहीं। हमारे हाथों के बीच बच्चा पलकर बड़ा होगा। नगीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो आगे बढ़ी और देवराज चौहान से लिपट गई। आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? नगीना ने पूछा। मेरे लिए दोनों एक बराबर है, जो भी हो जाए। उसके बाद देवराज चौहान ने बंगले की हिफाजत और बढ़ा दी। मिलिट्री से रिटायर अलग अलग जगहों से हायर किए एक बंगले के गेट पर, 2 बंगले के आसपास, भीतर की तरफ अलग अलग घूमने के लिए
ऐसे ही 3 मिलिट्री रिटायर्ड और लिए जो रात को पहरा देने लगे। देवराज चौहान उन्हें बता चुका था कि वैसे तो खतरा आएगा नहीं, आया तो बहुत बड़ा होगा। साथ में पे इतनी थी कि कोई वापस जाने को तैयार नहीं था। गनें जगमोहन ने उन्हें दे दी और बता दिया था कि इन गनों का लाइसेंस नहीं है, लेकिन इतनी मोटी पे की खातिर उन्होंने यह खतरा भी उठाने को तैयार हो गए। उसके बाद नगीना से पूछकर घर के कामों के लिए बाइयाँ लगा दी। ये सब तो पौने 2 साल पहले की बातें थी। अब देवराज चौहान का बेटा 1 साल का हो चुका था। इन दोनों देवराज चौहान के रात दिन तो नगीना के यहाँ ही बीतते थे। देवराज चौहान घंटों बच्चे के साथ ही लगा रहता। आसपास देखती घूमती नगीना बाप बेटे के प्यार को देखकर मुस्कुराती रहती। जगमोहन भी हफ्ते में 2-3 दिन यहीं रहता था। वो भी बच्चे के साथ खेलता था। रेंगते रेंगते इस तरफ जाता तो कभी उस तरफ। इसी तरह इन सब का जीवन बीत रहा था। मिलिट्री वाले दरबार ने उन्हें देखते ही फौरन फाटक खोल दिया। कार भीतर प्रवेश करके पोर्च में जा रुकी। सबसे पहले जगमोहन निकला और तेजी से भीतर प्रवेश कर गया। ओ मेरे भतीजे, तू कहाँ? जगमोहन कहते कहते ठिठका। सामने ही विशाल ड्राइंग रूम में वो नन्हा सा बच्चा दौड़ लगा रहा था और नगीना उसके आगे दौड़ रही थी। परंतु जगमोहन की आवाज़ सुनते ही ठिठकी। वो बच्चा तो जगमोहन की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उसने फर्श पर ही बैठे बैठे जगमोहन को देखा। मेरी नन्ही नन्ही जान, जगमोहन ने खुशी से कहा और आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा जगमोहन को बखूबी जानता था। वो जगमोहन की गोद में बैठा उससे खेलने लगा। अपनी माँ से खेलेगा, मेरे से नहीं खेलेगा क्या? जगमोहन ने प्यार भरे स्वर में कहा। तभी देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही नगीना के चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई। देवराज चौहान नगीना को देखते ही मुस्कुराया, फिर जगमोहन के पास पहुंचकर बच्चे को देखा। गोरा चिट्टा देवराज चौहान जैसे ही लग रहा था वो। बच्चे ने उसे देखा तो उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वो दोनों बाहें किए देवराज चौहान की तरफ झुका। हंसते हुए देवराज चौहान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे को अपने पापा की महक दूर से ही आ जाती है, नगीना ने हंसकर कहा। अरे भाई, मैं तेरा चाचा हूँ, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दे दे, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। जगमोहन भैया, अगर तुम भी शादी कर लो तो साल भर बाद तुम्हारे घर में भी रहने दो भाभी, मैं चाचा बनकर ही खुश हूँ मुझे। तभी मेड पास आकर बोली, मैडम जी, चाय कॉफ़ी, ऑरेंज मैंगो जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफ़ी। तू सिर्फ बच्चे के चाचे की फिक्र कर, उसे खिला, इन्हें तो मैं खिला दूंगी। कहकर नगीना आगे बढ़ी और देवराज चौहान से बच्चा लेकर जगमोहन के हवाले करती बोली, आपके पास तो बच्चा सारा दिन ही खेलता रहेगा, जगमोहन भैया के साथ भी खेलने दीजिए। बच्चा जगमोहन के हाथ में आते ही जगमोहन कह धक्का उठा। मेरा भतीजा फिर मेरे पास आ गया। कहते हुए जगमोहन फर्श पर ही बैठ गया और बच्चे से खेलने लगा। नगीना और देवराज चौहान भीतर की तरफ बढ़ गए। मीतचंद बड़ा पाव वाला। कालबा देवी के मुख्य चौराहे पर छोटी सी दुकान थी, 6 फीट चौड़ी, 8 फीट लंबी। इस दुकान में वो अपना सामान ही बंद करके रख सकता था। दुकान खोलते समय उसे सामान उठाकर आगे फुटपाथ पर रखना पड़ता था, तब कहीं जाकर पीछे खड़े होने को जगह बनती थी। पुलिस को 20,000 रुपया देता था। उसकी बड़ा पाव की दुकान चलती बहुत थी। सुबह 9 बजे दुकान खुल जाती और 4 बजे तक खुली रहती थी। पहले 3 साल तो उसने दुकान पर सिर्फ एक ही बंदा रखा, परंतु अब 4 लोग उसकी दुकान पर काम करते थे। वो बस पैसे लेने वाली छोटी सी टेबल के पार बैठा पैसे लेता और पर्ची देता रहता था। पास ही जगह ले रखी थी कि रातों रात वहाँ सुबह के लिए माल बनाया जा सके। वहाँ 2 लोग काम करते थे जो कि शाम तक आते थे और सुबह तक काम करके निकल जाते थे। हर चीज़ सुबह तक मज़ेदार ढंग से तैयार करते थे। कभी मीतचंद और उसकी पत्नी ये काम किया करते थे, परंतु अब मीतचंद का वक्त बदल चुका था। अब बीवी और उसकी 8 साल की बेटी मज़े में रहती थी और मीतचंद भी समझदारी से पैसे इकट्ठा कर रहा था। इस वक्त भी मीतचंद उस छोटे से कैश काउंटर के पीछे बैठा था। यहाँ वो कुर्ता पजामा पहनकर ही आता था। इस वक्त पैसे लेने और कूपन देने पर लगा हुआ था। इस वक्त तक बहुत भीड़ बढ़ जाती थी। सूरज जल्दी हल चला। मीतचंद ने चंद कदम दूर बड़ा पाँव डालते सूरज से ऊंचे स्वर में बोला, सेठ जी, 2 हाथ है मेरे और यहाँ पर 8 हाथों का काम है, सूरज ने चिल्लाकर कहा। मीतचंद मुंह बनाकर रह गया। अलबत्ता इस बात से इतना ज़रूर हुआ कि एक दूसरा लड़का काम में हाथ बटाने के लिए सूरज के पास आ पहुंचा। ये सब तो हर रोज़ ही चलता रहता था। मीतचंद भगवान की खैर मानता था कि वो उसे उसके साथ अच्छा कर रहा था। तभी कुर्ते की जेब में पड़े मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। मीतचंद ने फ़ोन निकाल कर देखा। घर से सुनीता का फ़ोन था। सुनीता जानती थी कि इस वक्त उसे बहुत व्यस्तता होगी, फिर फ़ोन क्यों करेगी वो। बोल। मीतचंद ने कॉल रिसीव की। साथ ही वो पैसे लेता और टोकन देता जा रहा था। भीड़ भाड़ शोर शराबा गूंज रहा था। सुनते हो जी, बबली कहीं गायब हो गई है, उसकी बीवी सुनीता की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या कहा? क्या हुआ मेरी बेटी को? मीतचंद को आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी। बबली कहीं गायब हो गई है, सुनीता की थरथराहट मीतचंद के कानों में पड़ी। मेरी बेटी कहीं गायब नहीं हुई है, किसी के घर खेल रही होगी, आ जाएगी, मीतचंद ने बात खत्म करते हुए कहा। मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, वह कहीं भी नहीं मिल, आराम से बैठना, अभी आ जाएगी, कहकर मीतचंद ने फ़ोन बंद किया और अपने काम में व्यस्त हो गया। दुकान पर ग्राहक आ रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी।
मीत चंद के बड़ा पाव खाने दूर दूर से लोग आते थे। कुछ लोग तो यहाँ से निकलते वक्त भी मीत चंद की दुकान पर आ रुकते थे। करीब 40 मिनट बाद फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। मीत चंद ने फ़ोन निकाल कर देखा। दूसरी तरफ सुनीता ही थी। उसने झुंझलाकर फ़ोन अटेंड किया। मैंने कहा ना कि बबली आ जाएगी, या आ गई क्या? मीत चंद का पैसे का लेन देन चल रहा था। उसे सुनीता की रोने की आवाज़ मीत चंद के कानों में पड़ी। गली के बाहर कुछ लोग उसे गाड़ी में डालकर ले गए। क्या? मीत चंद का पैसा देता हाथ रुक गया, आंखें फैल गईं। ये तू क्या कह रही है? कुछ लोगों ने ये सब देखा है। आप तुरंत घर पर पहुंचिए। मेरी टांगें काँप रही हैं। मैं अभी पहुंच रहा हूं घर पर। निकल रहा हूं, तू घबरा नहीं, मैं आया। इसके साथ ही मीत चंद ने फ़ोन बंद करके जेब में डाला और कुर्सी से उठते हुए बोला, सूरज, तू मेरी जगह पर आ जा। लड़कों को काम करने को कह दे। आप कहाँ चले उस्ताद? भीड़ के पीछे से उसकी आवाज़ आई। मुझे अब घर पर जाना है। मीत चंद परेशान से कह उठा, तू यहाँ आ जा अब। मीत चंद ने 2 साल पहले ही 2+1 का एक फ्लैट खरीदा था। पैसा संभाल कर रखा था ताकि वो वापस अपनी बीती ज़िंदगी में लौट सके, और अब लौटना भी शुरू कर दिया था। फ्लैट के साथ एक पुरानी कार भी ले ली थी। मोटरसाइकिल भी थी, परंतु अब अधिकतर कार का ही इस्तेमाल करता था। मीत चंद की उम्र 35 वर्ष की थी। सुनीता की 34 थी। 25 साल की उम्र में उन दोनों की शादी हुई थी। सुनीता की 1.5 साल छोटी बहन थी अनीता। उसकी शादी भी 6 महीने बाद हो गई थी। अनीता का आदमी अमित ठाकुर की मीत चंद के साथ अच्छी पटी। दोनों को एक दूसरे के घर आना अच्छा हो गया। सुनीता अनीता भी खुश थी कि उनका मिलना तो होता रहता है। मीत चंद और अमित ठाकुर में इतनी पट गई कि दोनों ने एक साथ बिजनेस करने की सोच ली और पुराना काम छोड़कर 6 महीनों में ही किराए की जगह लेकर रेस्टोरेंट खोल दिया। पहले महीने से रेस्टोरेंट चल निकला। जैसे उनकी दोस्ती हुई वैसे ही ये रेस्टोरेंट चल निकला। समय पंख खिलाकर उड़ा। साल बीतते बीतते ही दोनों ने 2 फ्लैट ले लिए, कारें खरीद ली। अगले साल और भी बढ़िया सा रेस्टोरेंट कर लिया। लेकिन 28-29 की उम्र में उन पर पहाड़ टूट पड़ा। शॉर्ट सर्किट की वजह से रेस्टोरेंट में आग लग गई। सब कुछ जलकर तबाह हो गया। कुछ भी नहीं बचा। लेन देन में फ्लैट, कार, बैंक बैलेंस सब कुछ हाथों से चला गया। मीत चंद और सुनीता दोनों फुटपाथ पर आ चुके थे। साथ में नन्ही सी बबली भी थी। अमित ठाकुर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मीत चंद ने कुछ महीने तो ऐसे ही गुजारे, फिर रोटी पानी का जुगाड़ करने लगा। रहने के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। टूटे फूटे कमरे का किराया भी तब बहुत भारी लग रहा था। फिर 6 महीने बाद उसने एक जगह ढूंढकर कालबा देवी के चौराहे पर बड़ा पाव की रेहड़ी लगा ली। कुछ सामान सुनीता तैयार करती थी, तो कुछ वो थका हारा जब काम से वापस लौटता तो वो भी करता। भगवान की दया से काम चल निकला। एक बार जब उसे पता चला कि पीछे वाली 6 बाई 8 की दुकान बिक रही है, तो जैसे तैसे करके वो दुकान भी उसने खरीद ली। इस बीच एक आध बार के अलावा अमित ठाकुर से उसकी मुलाकात नहीं होती थी। और आज पता चला कि उसकी बेटी बबली का अपहरण हो गया। कोई कार में उसे ले गया है। मीत चंद घर पहुंचा तो वहाँ आसपास रहने वाले लोगों का मेला लगा हुआ था। कुछ बाहर ग्रुपों में खड़े बातें कर रहे थे। मीत चंद उन सबसे बात करते हुए अपने घर पर पहुंचा तो सुनीता को मोहल्ले की औरतों से घिरा पाया। सुनीता सामने आकर रो पड़ी। मीत चंद की आंखें भर आईं। वो जाने कौन लोग थे जो उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए। सुनीता चीखते हुए क्या उठी। उस गाड़ी को दरबार ने बाहर कैसे जाने दिया? मीत चंद ने कांपते स्वर में कहा। बबली 2 बच्चियों के साथ गेट के बाहर चली गई थी। सुनीता फफक रही थी। दरबार ने बाहर कैसे जाने दिया? ये मैं नहीं जानती। मैं तो तभी अमित ठाकुर और अनीता ने वहाँ प्रवेश किया। बबली मिली नहीं? अनीता रो देने वाले स्वर में क्या उठी। अगले ही पल दोनों बहनें आपस में लिपट कर रोने लगीं। अमित ठाकुर के चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। उसने मीत चंद को देखा, जिसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। अमित ठाकुर पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखता क्या उठा। बबली मिल जाएगी? पुलिस को खबर की? मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मीत चंद ने होठों पर जीभ फेर कर कहा। तू कर दे। अमित ठाकुर ने जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस के नंबर मिलाने लगा। पुलिस आई। एक मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस थे, सब इंस्पेक्टर कदम मोरे और हवलदार राजेश लाल। सब इंस्पेक्टर कदम मोरे ने मोटरसाइकिल एक तरफ रोककर उसे स्टैंड पर लगाई। हवलदार राजेश लाल पहले ही नीचे उतर चुका था। उसके हाथ में डायरी और पेन था। कदम मोरे ने सारा मामला जाना। बाहर वाले लोगों से भी पूछताछ की और भीतर जाकर भी सबसे पूछा। कदम मोरे हर किसी की बातों को ध्यान से सुन समझ रहा था। आधा घंटा बीतने पर हवलदार राजेश लाल ने धीमे स्वर में पूछा, आपको क्या लगता है सर? कुछ ठिठक कर कदम मोरे ने कहा, इस सोसाइटी के दरबान को बुलाओ जो बाहर गेट पर था। 2 मिनट में दरबान कदम मोरे के सामने था। वो 30 बरस के आसपास का था। उनके पास और लोग भी आ गए थे। क्या नाम है तेरा? कदम मोरे ने पुलिसिया स्वर में पूछा। सुंदर साहब जी। जब बबली को उठाया गया तब तू कहाँ था? बाहर गेट पर था सर जी। तो तेरे सामने वो बच्चे गेट से बाहर निकले? कदम मोरे मुस्कुराया। सुंदर कुछ कह नहीं सका। मुझे सोसाइटी वालों से पता चला कि 10 साल की कम उम्र के बच्चों को तुम बाहर नहीं जाने देते। सुंदर चुप। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम बच नहीं सकोगे।
कदम मोरे ने कहा और बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए एकाएक उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा हाथ से जकड़ लिया। या तो तुम उन अपहरणकर्ताओं के साथ मिले हुए हो या फिर नहीं साहब जी, सुंदर हाथ जोड़कर गिड़गड़ा होता। मैं ऐसा नहीं हूँ। तो फिर कैसा है तू? सब इंस्पेक्टर कदम मोरे ने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर दबा रखी थी। साहब जी, मैं 5 मिनट के लिए सामने की पनवाड़ी की शॉप पर गया था। कदम मोरे ने उसकी गर्दन आज़ाद कर दी। तो फिर मैं इन्हीं 5 मिनटों में वापस आया तो ये सब कुछ हो चुका था। गेट पर 2-4 लोग इकट्ठे भी हो। मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर, एक व्यक्ति बोला। मैं 42 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। तब मैं घर का सामान लेकर गेट पर पहुँचने ही वाला था। मैंने तीनों लड़कियों को बाहर निकलते देखा। वो तीनों आपस में खेल रही थी। 2 लड़कियां तो आगे बढ़ गईं, परंतु बबली वहीं गेट से 2 कदम बाहर जाकर रुक गई। शायद उसे मालूम था कि उसे गेट से बाहर नहीं जाना है। तभी 15 कदमों की दूरी पर एक कार आगे बढ़ी और वो गेट के सामने आ रुकी। आनन फानन एक बंदा कार से निकला और आगे आ चुकी उन दोनों लड़कियों को छोड़कर 4 कदम पीछे खड़ी बबली को उठाया और कार का दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया। कार फौरन भाग खड़ी हुई। यह सब कुछ 10-12 सेकंड में ही हो गया। कार के पीछे की तरफ कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। मीतचंद और अमित ठाकुर की फीकी नज़रें आपस में मिली। तो बबली को ही उठाया गया है। अमित ठाकुर के ऑटो से निकला। मोरे की निगाह अमित ठाकुर की तरफ उठी। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? कदम मोरे ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, कार से निकलने वाले ने आसपास की छोटी लड़कियों को ना उठाकर 4 कदम आगे बढ़कर बबली को उठा ले जाना मेरी बात को सही साबित करता है, अमित ठाकुर ने कहा। तुमने सही सोचा, पर ज़्यादा मत सोचो, हमें भी अपना काम करने दो। फिर मोरे ने 42 नंबर फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति से कहा। उस कार में कितने आदमी थे? 2। उस छोटी सी भीड़ में किसी अन्य युवक ने कहा। कदम मोरे के होंठ पीछे। सर, अब यहाँ के लोग खुलने लगे हैं, हवलदार राजेश लाल ने कहा। तुम सबकी बातें नोट कर लो, कदम मोरे ने कहा। और उस युवक ने बोला, तुम भी तब गेट से बाहर थे? जी हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले मैं आपके आने की वजह से डर रहा था। तो कार में 2 आदमी थे, एक स्टीयरिंग सीट पर बैठा था और एक बाहर निकला था। सब इंस्पेक्टर कदम मोरे की निगाह सब पर फिर रही थी। सबकी नज़र भी मोरे पर थी। उन दोनों में से किसी को पहले कहीं बाहर सोसाइटी के बाहर देखा था? कई गर्दनें इनकार में हिली। गाड़ी का रंग क्या था? सफ़ेद। उसी 42 नंबर वाले व्यक्ति ने कहा। मुझे तो लगता है वो अभी भी मेरे सामने से जा रही हो। अपहरण का मामला कॉपी पर नोट कर लूँ? राजेश लाल ने धीमे स्वर में मोरे से पूछा। वो तो अब करना ही पड़ेगा, कहकर मोरे ने निचले चेहरे वाले मीतचंद को देखा। तेरी किसी से दुश्मनी है क्या? सोचकर बता। दुकान पर किसी से झगड़ा हो? नहीं जी, मेरा ऐसा झगड़ा वगड़ा कभी किसी से नहीं हुआ। तो फिर कोई तेरी बेटी को ही को उठा कर ले गया? मैं क्या जानूँ साहब, आप मेरी बबली को ढूंढ दीजिए, मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। चिंता मत कर, हम पूरी कोशिश करेंगे तेरी बेटी को ढूंढने के लिए। फिर कदम मोरे ऊंचे सर में क्या उठा। आप में से किसी को और कुछ कहना हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है। मीतचंद की आंखों में आंसू टपक पड़े। दिल्ली। आजकल मोना चौधरी ग्रेटर कैलाश के शानदार बंगले में रह रही थी। यह बंगला उसने 4 साल पहले ख़रीदा था। रेनोवेशन करवाई और बढ़िया और नया सामान घर में लाई। बल्कि वो नहीं, उसका डेकोरेटर लाया, जिसे बंगले में हर काम की चीज़ लाने को कह रखा था, जिसकी वहाँ पर ज़रूरत मौजूद थी। 6 महीने लगे कि बंगला हर ज़रूरत की चीज़ से भर गया। यूँ तो हर कमरा ही रहने के काबिल था, परंतु मोना चौधरी ने अपने लिए एक ऐसा कमरा चुना था जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आगे की तरफ था। पूरे बंगले के ज़र्रे ज़र्रे में कुछ इस तरह कैमरे लगे थे कि वो अपने कमरे के टीवी पर हर तरफ देख और सुन सकती थी। पूरे मामले की साफ़ सफाई और लॉन की रखवाली के लिए 4 नौकर बंगले पर ही मौजूद रहते थे। पहले 2 नौकर तो करण और फूलवती थे। इनके 2 बेटे भी थे, एक 4 साल का, दूसरा 2.5 साल का। 4 साल का बच्चा स्कूल जाता था। स्कूल की वैन बच्चे को गेट पर से ले जाती और दोपहर को वहीं छोड़ जाती। 2 औरतें थीं, रांची, मीरा। दोनों एक दूसरे की मासी की लड़कियां थीं। दोनों रांची के पास लगते गांव की थी। जब रांची हुई तो उसका बाप किसी काम से रांची गया था, कुछ दवाई लेने। दवाइयाँ लाने से पहले ही रांची का जन्म हो गया और इस तरह मजाक मजाक में उसका नाम रांची पड़ गया। रांची और मीरा 4 सालों से मोना चौधरी के घर की देखरेख कर रही थी। पूरा बंगला टिंच रहता। हरबंस डिंगड़ा और महेश बाली एक दिन में खड़ा होता तो दूसरा रात में। यह उन दोनों पर निर्भर था कि दोनों में कौन रात में रुकेगा और कौन दिन में, परंतु रात और दिन में वो अपनी ड्यूटियाँ पूरी तरह देते। अगर किसी को कुछ दिन के लिए कहीं जाना होता तो मोना चौधरी तीसरे का इंतज़ाम भी कर लेती। ये तीनों मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर थे और इस काम के लिए बहुत बेहतर थे। वे चाहते तो रात की ऑफ होने पर भी रुक सकते थे, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर में नीचे 4 कमरे बने हुए थे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। मोना चौधरी ने बोलेरो चलाते हुए ग्रेटर कैलाश में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर सोचों का जाल उमड़ा पड़ा था। स्पष्ट था कि उसके मस्तिष्क में कई तरह के विचार दौड़ रहे थे।
दाईं तरफ की बड़ी गलियों के 2 मोड़ और एक बाईं तरफ का मोड़ पार करने के बाद सीधे मोड़ पर बने एक बंगले पर ज़रा सा मुड़ते हुए गेट के सामने कार रोक दी। ये मोड़ पर बना बंगला उसी का था। भीतर से सामने भी देखा जा सकता था और बाईं तरफ गली में भी झांका जा सकता था। मोना चौधरी ने कार का हॉर्न बजाया। उसी पल फाटक की 5.5 फीट ऊंचाई पर लगा एक छोटा सा बोर्ड वहाँ से खिसक गया। उसमें से आंखें चमकी। मोना चौधरी ने आंखों को पहचाना। वो हरबंस दिंगड़ा की आंखें थीं। कुछ पल ऐसे ही बीते। वो गाड़ी को नहीं, भीतर बैठी मोना चौधरी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर हरबंस दिंगड़ा ने वो खिड़की बंद की और कुछ आहटों के बाद वो गेट खुल गया। ये काम हरबंस दिंगड़ा फुर्ती से किया था। एक बड़े से पल्ले को बाहर की तरफ खोला, दूसरे पल्ले को भीतर की तरफ खोलकर पास ही वो सतर्क मुद्रा में खड़ा हो गया। नजरें गाड़ी पर थी। मोना चौधरी ने गाड़ी बढ़ाई और भीतर ले आई, परंतु आगे न ले जाकर गाड़ी वहीं रोक दी। हरबंस दिंगड़ा ने दोनों पल्लों को ठीक तरह से बंद किया, पास ही बने केबिन और बाहर पड़ी कुर्सी की तरफ देखा, परंतु तभी उसने मोना चौधरी की कार को आगे न जाकर वहीं खड़ी देखा तो वो फौरन मोना चौधरी के पास पहुंचा। जी मैडम? हरबंस दिंगड़ा ने सावधान खड़े होकर सतर्क स्वर में पूछा। हरबंस दिंगड़ा के परिवार में उसकी पत्नी और 2 लड़कियां और एक लड़का था। तीनों बच्चे पढ़ रहे थे। 1.5 महीना पहले खेलते खेलते हरबंस के बेटे की बांह की हड्डी टूट गई थी, जबकि वह 18-19 बरस का था। कल हरबंस ने छुट्टी ली थी क्योंकि उसके बेटे की बांह पर किया प्लास्टर खुलना था। बेटे का क्या हाल है? मोना चौधरी की निगाह हरबंस दिंगड़ा के चेहरे पर थी। अब तो वो ठीक है, कल प्लास्टर खुल गया था, अब हाथ ठीक काम कर रहा है। 15 दिन की एक्सरसाइज से वो सामान्य हो जाएगा। हरबंस दिंगड़ा ने हाथ बांधे कहा। इस 1.5 महीने में भी वो एक हाथ से पढ़ता रहा। उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। नहीं रुकेगी मैडम। फर्स्ट ईयर में तो वो पास हो गया था, मोना चौधरी ने उसे पूछा। जी मैडम। हरबंस दिंगड़ा हंसा। लेकिन इस बार मैंने डांट लगाई कि इस बार फर्स्ट आना है। अच्छा किया, मोना चौधरी मुस्करा पड़ी। और लड़कियाँ? वो दोनों बढ़िया हैं, हर बार फर्स्ट आती है। छोटी 10वीं में पहुंच गई है और बड़ी 12वीं में। मोना चौधरी ने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड खोला। वहाँ पर 4-5 50-50 हज़ार की गड्डियाँ पड़ी थी। एक गड्डी निकालकर उसने डैशबोर्ड बंद किया और गड्डी हरबंस दिंगड़ा की तरफ बढ़ा दी। रख लो। हरबंस दिंगड़ा के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। क्या हुआ? मैडम जी, आपने 1.5 महीना पहले भी दिया था जब बेटे की कलाई टूटी थी, और अब फिर? रख लो यार। मोना चौधरी हौले से हंसी। ये तीनों बच्चों के लिए दे रही हूँ। इसमें से एक भी पैसा ना तो तुम खाओगे और ना ही तुम्हारी बीवी। इस पैसे से अपने बच्चों की ज़रूरतों और खाने पीने का सामान ले आना। हिचकिचाते हुए हरबंस दिंगड़ा ने वो गड्डी पकड़ ली। मोना चौधरी ने कार को आगे वाली कार के पीछे लगाया और उतरकर पास ही के साइड डोर से भीतर प्रवेश कर गई। ये बरामदे जैसी जगह थी। एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं तो दूसरी तरफ विशाल ड्राइंग रूम की तरफ जाने का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। तभी भीतर का दरवाज़ा खोलकर करण बाहर निकला। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। मोना चौधरी को भीतर प्रवेश करते पाकर करण ठिठक कर बोला, मैडम जी आप आइए। उसने फ़ौरन वो दरवाज़ा खोल दिया। मुझे ऊपर जाना है करण। मोना चौधरी अपने कक्ष में पहुंची। रास्ते में रांची भी मिली थी जो सीढ़ियाँ चमका रही थी। मोना चौधरी जानती थी कि उसकी इजाज़त लिए बिना कोई भी उसके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। यह नियम था बंगले का कि जब मोना चौधरी अपने कमरे में हो, उसके बुलाए बिना कोई भीतर नहीं जा सकेगा। सबसे पहले मोना चौधरी कपड़े उतारकर बाथरूम में जा घुसी और नहाकर बाहर निकली। अलमारी में से ढीले कपड़े निकालकर पहने और बेड के पास रखे फ़ोन का स्विच उठाकर एक नंबर दबाकर बोली, एक कॉफ़ी ले आओ। जी मालकिन। किचन में से आती मीरा की आवाज़ मोना चौधरी के कानों में पड़ी। रिसीवर रखकर मोना चौधरी बेड पर बैठने लगी और एकाएक थमसी गई। आंखें पहले तो पहली, फिर सिकुड़कर छोटी होती चली गई। पेशीराम? मोना चौधरी के होंठों से निकला। 10 कदम की दूरी पर खड़ा वो पेशीराम ही था। अब पेशीराम पहले से ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसके चेहरे पर कभी कभी झुर्रियाँ सी उभर पड़ती थी। गालों पर हाथ घुमाने पर झुर्रियों का जाल उठ खड़ा होता था, लेकिन कमर से वो बिल्कुल ठीक ठाक था। वही चाल डाल, वही रंग रूप, वही आंखों की चमक। इस वक्त पेशीराम के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। सीधी निगाहों से वो मोना चौधरी को देख रहा था, परंतु शरीर पर मैली सी धोती और वैसे ही कुर्ता था जैसे उसने बरसों से पहना हो। पेशीराम तुम? पेशीराम मुस्कुराया। सब मोना चौधरी को देखता रहा। आज तक तुम जब भी मेरे सामने आए नए कपड़ों में आए, फिर आज? मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं, पेशीराम बोला। मेरा सब कुछ तो तुम्हारे हाथों में है मोना चौधरी। मोना चौधरी एक गंभीर नज़र आने लगी। तुम कब कमरे में आए? तुम्हारे नहाने के बाद, जब तुमने कॉफ़ी के लिए कहा। पेशीराम के चेहरे पर बराबर मुस्कान छाई हुई थी। इस बार तुम काफ़ी देर के बाद आए। मोना चौधरी वहीं अपनी जगह पर खड़ी थी। एक बार 3 साल पहले आया था, फिर 2 साल पहले आया था, और अब फिर आ गया मिन्नू। पेशीराम उसी मुस्कान भरे स्वर में क्या उठा। सोच कर आया कि शायद मिन्नू का इरादा बदल गया हो। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता सिमटती चली गई। तुम शायद देवराज चौहान की बात कर रहे हो। मोना चौधरी के होंठों से भिजा स्वर निकला। मैं देवा की बात कर रहा हूँ मिन्नू। पेशीराम के स्वर में गंभीरता आ गई। तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई? मोना चौधरी ने सख्ती से कहा।
पेशीराम की निगाह मोना चौधरी पर रही। हर बार मुझे देवराज चौहान से मत जोड़ो। क्यों? क्या वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? पेशीराम का सर गंभीर था। मेरा वो कुछ नहीं लगता। मोना चौधरी गुर्रा उठी। शायद तुम्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं। मोना चौधरी की सख्त निगाह पेशीराम पर थी। तुमने और देवराज चौहान ने पति पत्नी के रूप में पंजाब के लुधियाना में अपना दूसरा जन्म बिताया था। तुम में और देवराज चौहान में इतना प्यार था कि मैंने सोचा शायद तुम लोग आपस में मिले हो। ये सोचकर मैं गुरुवर के पास गया जिन्होंने मुझे श्राप दिया था। तो उन्होंने भेद भरी मुस्कान के साथ कहा था कि एक जन्म का इंतज़ार और कर लो। और तुम्हारा ये जन्म देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो। तुम दोनों। पेशीराम, तुम्हारे पिछले वाले जन्म की बात तो मैं सही नहीं मानती। देवराज चौहान को मैं कभी पसंद नहीं। मुझे झूठा नहीं कहो। तुम्हारे सामने मैं कोई भी झूठ नहीं बोल सकूँगा। तभी दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज़ उभरी। मैडम जी, कॉफ़ी। वहीं खड़े खड़े मोना चौधरी ने ऊंचे स्वर में कहा। अभी नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। फिर दरवाजे की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। पेशीराम ने गंभीर निगाहों से मोना चौधरी को देखते हुए कहा, इस जन्म में तुम्हारे पूर्व जन्म की बहन बेला ने नगीना बनकर देवराज चौहान से शादी कर ली। मोना चौधरी भिजे दांतों से पेशीराम को देखती रही। अब तो उनका बेटा भी साल भर का हो गया, लेकिन तुम बेला को बधाई देने नहीं गई। मोना चौधरी उसी तरह पेशीराम को देखती रही। तुम्हें बच्चे से मिलने जाना चाहिए मिन्नू, पेशीराम ने सिर हिलाकर कहा। जा नहीं पाई। मोना चौधरी की गर्माहट कम होने लगी। मुंबई गई होती तो शायद चली गई होती बच्चे के पास। तुम उस बच्चे की मौसी लगती हो। पेशीराम मुस्कुरा उठा। मोना चौधरी ने पेशीराम को देखा, कहा कुछ नहीं। बेला बेशक इस जन्म की ना सही, परंतु तुम्हारे पूर्व जन्म की तुम्हारी बहन है, उसी दुनिया से जहाँ से मैं हूँ। तुम हो, देवा है। कभी कभी तुम लोगों का वहाँ जाना बनता है। कोई ताकत तुम लोगों को उसी दुनिया में ढकेल देती है जहाँ तुम लोगों की पहले की क्षति को पूरा करते हो। ऐसी कई बातों को ठीक करते हो, परंतु उसके बाद तुम फिर बाहर आकर इसी दुनिया में आ जाते हो, क्योंकि तुम वहीं की दुनिया में रहना नहीं चाहते। ऐसा क्यों करते हो, ये तो तुम ही जानो। मोना चौधरी की निगाह पेशीराम पर ही थी। देवा से मैं जब भी मिला हूँ उसने एक ही बात मुझसे कही है कि अगर मिन्नो साफ मन से उससे मिलना चाहे तो। बस पेशीराम, बहुत हो गया। तुम्हें मालूम है कि उस जन्म में मेरे साथ उसने, मैं जानता हूँ वो मेरी गलती थी। मैं ठहरा जात का नाई। घर घर जाना, वहाँ की बातें सुनना और उन्हीं बातों को दूसरे के घरों में जाकर बताना मेरी आदत सी बन गई थी। इसी तरह मैं तुम्हारे घर की बातें देवा के घर में और देवा के घर की बातें तुम्हारे मेरे कहने से तो आग भड़की थी। तभी तो छोटी सी लड़ाई एक बहुत बड़े युद्ध में बदल गई। बस करो पेशीराम, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, मोना चौधरी ने दो टूक स्वर में कहा। लेकिन मुझे फ़ायदा है। मोना चौधरी ने पेशीराम की धधकती आंखों में देखा। मुझे श्राप मिला है कि जब तक मैं देवा और मिन्नो में दोस्ती नहीं करा देता, तब तक मैं इसी तरह भटकता रहूँगा। बूढ़ा कितना भी हो जाऊँ, परंतु मेरा शरीर रहेगा। मुझे इस शरीर से मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं देवा और मिन्नो से दोस्ती करा दूंगा। ऐसे में तुम दोनों की दोस्ती कराकर मैं इस शरीर से मुक्ति पाना चाहता हूँ। ये भूल जाओ पेशीराम, मोना चौधरी सख्त स्वर में कह उठी। मैं देवराज चौहान को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। वो जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा खून उबलने लगता है। मैं उसे मार देना चाहती। ये सब कुछ मेरी गलतियों की वजह से ही तो हो रहा है। मैं ये सब कुछ खत्म करने की चेष्टा में लगा हूँ। बहुत बड़ी भूल में हो तुम पेशीराम। यह मामला तो देवराज चौहान की मौत के साथ ही खत्म होगा। पेशीराम गहरी सांस लेकर रह गया। तो तुम नहीं मानोगी? कभी नहीं, मोना चौधरी शब्दों को चबाकर कह उठी। तुम बहुत जल्दी देवा से मिलने वाली हो, पेशीराम ने शांत स्वर में कहा। तो दिल्ली आ रहा है देवराज चौहान? मोना चौधरी ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा मुंबई जाने का बन रहा है। मेरा मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है मुंबई जाने। मुझे दिख रहा है तुम बहुत जल्दी मुंबई जाने वाली हो। मोना चौधरी की निगाह पेशीराम के चेहरे पर टिकी। तुम कहते हो कि वहाँ जाकर मैं देवराज चौहान से मिलने वाली हूँ? मोना चौधरी बोली। हाँ, मैं देवराज चौहान से मिलने तो नहीं जा रही। ये बातें मैं नहीं जानता, पर तुम देवराज चौहान से मिलोगी ज़रूर, पेशीराम ने शांत स्वर में कहा। हो सकता है देवराज चौहान से तब मुलाकात हो जब मैं बच्चे को देखने जाऊँ। नहीं, तब तुम देवा से नहीं मिल सकोगी। देवा वहाँ नहीं होगा। मोना चौधरी ने गहरी निगाहों से पेशीराम को देखा। अगर देवा अपने किसी काम में तुम्हारी सहायता मांगे तो क्या तुम उसका साथ दोगी? ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं देवराज चौहान का साथ दूंगी? पेशीराम मुस्कुराया। जब ये वक्त आए तो तब मेरी बात सोचना। तुम कहना क्या चाहते हो? जल्दी तुम्हारे सामने ये वक्त आने वाला है, तब मेरी कई बात पर सोचना। पेशीराम को देखते मोना चौधरी के होंठ सिकुड़ गए। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ भी फालतू नहीं कहा मिन्नू। तुम कभी भी इतनी देर मेरे सामने नहीं रुकते, अपनी बातें कहकर चले जाते हो, लेकिन आज तुम ज़्यादा देर रुक गया। यही कहना चाहती हो तुम? सही कहा ना मिन्नू? मैं तो कब का चला गया होता, लेकिन आज तुमसे मन किया बातें करने का। ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरी इच्छा को मान लो, देवा के साथ दोस्ती कर लो। इससे मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मैं ये ज़िंदगी जी लूँगा और मुझे नया जन्म मिल। देवराज चौहान से दोस्ती के अलावा तुम और जो चाहोगे, जो भी कहोगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मुझे सिर्फ देवा और मिन्नो में दोस्ती चाहिए, पूर्व से पूर्व जन्म वाली दोस्ती। ये तो संभव नहीं है पेशीराम।
पेशीराम की निगाह मोना चौधरी के चेहरे पर ही टिकी रही। इस बार मुंबई में तेरे और देवा में अच्छी बनेगी। मैं तो भगवान से यही कामना करूँगा कि तुम दोनों का लगाव बढ़ जाए। अनहोनी कभी भी होनी नहीं बन सकती। मोना चौधरी के देखते ही देखते पेशीराम का शरीर हवा में धूल की तरह घुलने लगा। फिर एकाएक वो शरीर धुआं की लकीर बनता चला गया और देखते ही देखते वो मोना चौधरी की निगाहों से ओझल हो गया। पेशीराम को जाते देख मोना चौधरी पहले भी देख चुकी थी। मोना चौधरी कहीं पलों तक बेड के किनारे पर ही खड़ी रही और फिर बेड पर ना बैठी। पेशीराम ने कहा था कि उसे मुंबई जाना होगा, परंतु अभी तक मुंबई जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मोना चौधरी ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और किचन का नंबर दबाकर कॉफ़ी लाने को कहा। फिर पेशीराम को मन से निकालकर मोबाइल से महाजन का नंबर मिलाया। 3 बार बेल बजने के बाद मोना चौधरी के कानों में राधा की आवाज़ पड़ी। हेलो। राधा का स्वर सुनकर मोना चौधरी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कैसी हो राधा? ओ मोना, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। राधा का चहका सा स्वर मोना चौधरी के कानों में पड़ा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गोलू मोलू कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं। इस वक्त एक को मैंने संभाल रखा है, दूसरे को नीलू सुला रहा है, वो भी मेरे सामने ही है। राधा ने 2.5 साल पहले 2 बेटों को एक साथ जन्म दिया था। उसके बाद तो महाजन घर में ही बंद गया। दोनों बच्चों को संभाला। उसने इन 2.5 सालों में राधा के साथ बहुत मेहनत की थी। एक मेड तो दिन भर का खाना बनाती, बच्चों के लिए भी सामान तैयार करती, जो लाना हो वो बाज़ार से ले आती। दूसरी मेड घर की साफ़ सफाई और कपड़े धोने का काम करती। वो सुबह 8 बजे आती और शाम को 6 बजे चली जाती। वो भी सब तरह के काम कर लेती थी। कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, परंतु मोना चौधरी के लिए महाजन हर तरह से तैयार रहता था। मोना चौधरी के एक इशारे पर महाजन तुरंत वहाँ पहुँच जाता था, चाहे कैसा भी काम हो। वो मोना चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। महाजन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत दौलत थी। वो दौलतमंद तो मोना चौधरी की देन थी और महाजन की बहादुरी की देन थी। मोना चौधरी के साथ नीलू, महाजन और पारसनाथ का नाम हमेशा लगा ही रहता था। राधा और महाजन ने अभी तक बच्चों को कोई नाम नहीं दिया था। उन्हें गोलू और मोलू ही कहकर बुलाते थे, परंतु अभी स्कूल में भेजने की तैयारी हो रही थी, इसलिए दोनों को कोई अच्छा सा नाम सोच रहे थे। बच्चे होने के बाद मोना चौधरी कम ही महाजन को बुलाती थी, क्योंकि वो महाजन की व्यस्तता के बारे में जानती थी और ख़ुद भी उसके पास 4-6 महीने में एक आध बार ही जाती थी। मोना चौधरी भी 2-3 सालों से आराम से ज़िंदगी बिता रही थी। बड़े छोटे काम ज़रूर निकल आते थे, परंतु उसमें वो पारसनाथ को इस्तेमाल कर लेती थी, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। ज़रूरत पड़ने पर महाजन को भी बुला लेती थी। मोना चौधरी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इतना पैसा था कि एक जन्म में तो क्या, 3 जन्म भी इसी प्रकार बिता लेती। और यही हाल महाजन और पारसनाथ का था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तीनों को कहीं कहीं कोई भी कमी नहीं थी। तो महाजन की बात कर रहे थे। तुमने तो आज बहुत देर बाद फ़ोन किया मोना। राधा की आवाज़ सुनाई दी मोना चौधरी को। और तुमने कब फ़ोन किया था मेरे को? मोना चौधरी हंसकर कह उठी। मैंने, राधा जवाब देते हुए कुछ सकपका सी गई। 1 सप्ताह तो हो गया होगा। क्यों क्यों शर्मिंदा करती हो? राधा ने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे तो फ़ोन किया 8-10 महीने हो गए होंगे। क्या करूं, ये गोलू मोलू ही पीछा नहीं छोड़ते। कभी गोलू को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो कभी मोलू को। एक पल की भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन तुम नीलू से पूछ लो। मैं अक्सर उसे कहती हूँ कि तुम्हारा हालचाल पूछ ले, तुम कैसी हो वो बताए। कई बार उसने मेरे कहने पर ही तुम्हें फ़ोन किया। मोना चौधरी ठठाकर हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो? मैंने ठीक तो कहा है। मैंने कब कहा कि तुमने गलत कहा है? महाजन मेरे से बात करेगा क्या? मोना चौधरी ने पूछा। 2 पल की शांति रही, फिर राधा की आवाज़ आई। नीलू कहता है कि अभी 5 मिनट में वो फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसे कहना है कि तुम्हें और बच्चों को लेकर शाम 6 बजे तक पारसनाथ के रेस्टोरेंट में पहुंच जाए। वहाँ बात करेंगे और वहीं पर खाना। आह, ये तो तुमने मज़ेदार खबर दी। मैं दम आलू शाम को, कहकर मोना चौधरी ने फ़ोन बंद करके बेड पर रख दिया। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई और मीरा की आवाज़ आई। मैडम कॉफ़ी। आओ, मोना चौधरी ऊँचे स्वर में बोली। दरवाज़ा खुला और ट्रे में कॉफ़ी का प्याला रखे मीरा ने भीतर प्रवेश किया। उसकी निगाह इधर उधर कमरे में भी घूम रही थी, परंतु उसे कोई भी नज़र नहीं आया। मोना बेड पर तकिए के सहारे बैठ चुकी थी। उसने कॉफ़ी का प्याला थामा। क्या देख रही हो? मोना चौधरी ने मुस्कुराते सर में पूछा। वो जो आपके कमरे में, मीरा हड़बड़ा कर कह उठी। मेरे कमरे में? मोना के होठों पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। वो समझ गई कि पहली बार जब ये कॉफ़ी देने आई थी तो भीतर मौजूद पेशीराम की आवाज़ इसने सुन ली थी, परंतु बाहर जाते उसे किसी ने नहीं देखा होगा। जबकि मोना चौधरी ये भी जानती थी कि पेशीराम के होठों से निकले शब्द कोई बाहरी आदमी नहीं समझ सकता। जी हाँ, मीरा अजीब से भरे स्वर में कह उठी। जब मैं पहले कॉफ़ी देने आई थी तो मैंने भीतर से आती किसी मध्यम सी मर्दाना आवाज़ को सुना था। मैंने सोचा कि कोई आया। तुमने यहाँ से किसी को बाहर जाते देखा? नहीं। तो जाओ, तुम्हें वहम हो रहा है, या कोई नहीं आया। मोना चौधरी कॉफ़ी के घूंट भरने लगी। मीरा बाहर निकल गई। कॉफ़ी के घूंट भरते हुए मोना चौधरी का दिमाग पेशीराम की तरफ भटक गया। इस बार काफ़ी देर लगा कर गया था। नहीं तो पेशीराम इतनी ज़्यादा बात नहीं करता था। वो कह गया था कि वो जल्दी मुंबई जाने वाली है, जबकि मुंबई जाने का उसका कोई इरादा नहीं था।
वो ये भी कह गया कि इस बार उसकी और देवराज चौहान की बहुत बनेगी। बेहतर होगा कि तुम देवा से दोस्ती कर लो तो वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। जबकि मोना चौधरी का देवराज चौहान से दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। उसका कोई काम करने का भी कोई इरादा नहीं था। फिर पेशीराम कैसे कह गया कि वो मुंबई में देवा के लिए काम कर सकती है? मोना चौधरी का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने ये भी कहा कि जब वो बेला यानी नगीना के पास बच्चे को देखने जाएगी तो वहाँ देवराज चौहान मौजूद नहीं होगा। पेशीराम सच में रहस्यमय बातें कर रहा था, फिर फिजूल की बातें कह रहा था। परंतु मोना चौधरी जानती थी कि पेशीराम फिजूल बातें करने वालों में से नहीं था। वो पहले की तरह देवा और मन्नू की दोस्ती कराना चाहता था बस। कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए मोना चौधरी ने सख्त अंदाज में अपनी गर्दन इनकार में हिलाई। उसकी और देवराज चौहान की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। देवराज चौहान को सामने देखकर उसका खून खौलने लगता है, क्योंकि पूर्व से पूर्व जन्म में देवराज चौहान ने धोखे से उसे इससे ज़्यादा न सोच सकी मोना चौधरी। उसने गर्दन को झटका देकर मोबाइल उठाया और पारसनाथ का नंबर डायल कर दिया। मोना चौधरी 7:30 बजे साउथ एक्स पार्ट 2 में सड़क पर स्थित पारसनाथ के रेस्टोरेंट में पहुंची। महाजन 15 मिनट पहले ही राधा और बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचा था। पारसनाथ के पहले और अब के रेस्टोरेंट में बहुत फ़र्क था। पास की 2 दुकानें भी कब की खरीद कर उसे भी अपने रेस्टोरेंट में बदल चुका था। वैसे भी उसके रेस्टोरेंट की ज़मीन कुछ ज़्यादा ही थी। ऐसे में उसके रेस्टोरेंट में खाने के अलावा किटी पार्टी के लिए भी जगह थी, मीटिंग के लिए भी जगह थी। उसके रेस्टोरेंट में हर वो चीज़ थी जिसकी ज़रूरत वहाँ आने वालों को पड़ सकती थी, सिवाय वहाँ ठहरने के। होटल में बाहरी आदमी वहाँ नहीं ठहर सकता था। ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ था। ऊपर से हालत ऐसी थी कि लंच और डिनर के समय लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहते थे कि कब सीट खाली हो और उन्हें बुलवाया जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट की सीटें हर वक्त भरी रहती थी। जितना बड़ा रेस्टोरेंट था, ऊपर के माले पर उतना ही बड़ा घर बना रखा था पारसनाथ ने। इतना बड़ा घर 2 बंदों के लिए बहुत बड़ा था। विशाल ड्राइंग रूम, बड़े बड़े बेडरूम, बहुत लंबी चौड़ी किचन, इतनी बड़ी कि 5-6 डबल बेड उसमें बिछ जाए। ऊपरी हिस्से में सड़क की तरफ बालकनी थी। बालकनी अवश्य कुछ छोटी थी क्योंकि वह सड़क की तरफ खुलती थी, फिर भी कुर्सियाँ रखकर वहाँ बैठा जा सकता था। सड़क पर जाते अंधाधुंध ट्रैफिक को देखा जा सकता था। ऊपर जाने के 2 रास्ते थे। एक तो रेस्टोरेंट के भीतर पारसनाथ के ऑफिस जैसे कमरे से था, वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, परंतु पारसनाथ वो रास्ता बहुत कम इस्तेमाल करता था। उस पर स्टील का मजबूत डोर हमेशा बंद रहता था और चाबी एक उसके पास और दूसरी सितारा के पास रहती थी। ऊपर आने जाने के लिए वो रेस्टोरेंट के बाहर बाईं तरफ वाला 4 फीट का डोर ही इस्तेमाल करता था, जो डोर अब मोना चौधरी इस्तेमाल करने जा रही थी। फुटपाथ पर से लोगों की पर्याप्त भीड़ निकल रही थी। मोना चौधरी ने 5 फीट ऊपर लगी घंटी का बटन दबा दिया। भीतर घंटी बजी होगी, परंतु मोना चौधरी ने आवाज़ नहीं सुनी। पारसनाथ के रेस्टोरेंट में आने के लिए राधा ने ऊपर का हिस्सा तय कर रखा था कि बच्चों को खेलने के लिए साफ़ सुथरी जगह मिलती रहे। खाली घर मिला, वरना रेस्टोरेंट में तो इतनी भीड़ भाड़ रहती कि राधा और महाजन का पूरा ध्यान बच्चों पर ही रहता। आपस में तो बात ही नहीं हो पाती थी। तभी बाहर लगे स्टील का दरवाज़ा खुला। सामने रामदीन खड़ा दिखा। रामदीन पारसनाथ का कहने को तो नौकर था, लेकिन पारसनाथ रामदीन पर पूरा भरोसा करता था। रामदीन को रेस्टोरेंट में ऊपर नीचे हर जगह जाने की इजाज़त थी। रेस्टोरेंट के हर मामले में रामदीन दखल दे सकता था। कैश को भी अपने हाथों में ले सकता था। पारसनाथ की तरफ से उसे हर बात की पूरी इजाज़त थी। मैडम जी, रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा। नमस्कार, आपको बहुत दिनों के बाद देखा। हाँ रामदीन, मोना चौधरी आगे बढ़ती बोली। महाजन आ गया? हाँ जी, साथ में मेम साहब और दोनों बच्चे भी हैं। बच्चे बहुत शरारती हैं। रामदीन हंसा। मोना चौधरी सीढ़ियाँ चढ़ गई। रामदीन ने पहले माले वाला दरवाज़ा बंद किया और फिर स्टील का मजबूत दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई। उसके बाद पलट कर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। रामदीन को पारसनाथ की खास सलाह थी कि वह हमेशा सफ़ेद रंग का कॉटन का कुर्ता पजामा पहने। जब भी उसके पास मिले, कॉटन का पजामा कुर्ता पहने ही मिलता था। दोनों बच्चे ढेर सारी खिलौनों के बीच बैठे खिलौनों को इधर उधर फेंक रहे थे। कभी कभी वे एक दूसरे के ऊपर भी फेंकने लगते। ये सब खिलौने सितारा ने लाकर रखे थे। जब भी इन दोनों ने आना होता तभी बाहर से 10-15 खिलौने और ले आती थी। इन बच्चों को आए पकड़ सितारा की आंखों में भी खुशी से भरी चमक आ जाती थी। ओए मेरे बच्चों, मोना चौधरी खुशी से दोनों को देखकर कह उठी। दोनों बच्चों ने भी जैसे तैसे गर्दनें घुमाकर मोना चौधरी को देखा। दोनों बच्चे मोना चौधरी को पहचानते थे। एक ने निक्कर के साथ नन्ही सी स्कीवी डाल रखी थी, दूसरे ने आधी सी साइज़ की पैंट और स्कीवी डाल रखी थी। तभी एक बच्चे ने खिलौना उठाकर मोना चौधरी की तरफ फेंका, जो कि मात्र 1 फुट दूरी पर ही गिरा। दूसरा बच्चा खड़ा होने की कोशिश करने लगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोना चौधरी उनकी तरफ लपकी। पारसनाथ, सितारा, महाजन और राधा की मुस्कुराती निगाहें मोना चौधरी पर जा टिकी थी।
मोना चौधरी ने पैंट और ऊपर ढीली सी कमीज पहन रखी थी। वो उनके पास ही फर्श पर बैठ गई और दोनों पट्टों पर नन्हे से बच्चों को उठा लिया। तभी एक मोना चौधरी का सहारा लेकर खड़ा हो गया और हाथ मोना चौधरी के चेहरे पर फेरा। दूसरा पास ही पड़े एक खिलौने को उठाने की कोशिश में लग गया। तुम्हारे बच्चे समझदार हैं, सितारा ने कहा। सामने वाले को पहचान लेते हैं। मोना को क्यों नहीं पहचानेंगे, वो तो घर पर भी आती रहती है। तो क्या रोते नहीं हैं दोनों? सितारा ने राधा को देखा, परंतु जवाब महाजन ने दिया। बहुत रोते हैं। जब एक किसी बात पर रोता है तो दूसरा भी उसे देखकर रोने लगता है। दोनों के रोने से घर सिर पर उठ जाता है। तब दोनों को चुप लगाने में वक्त लगता है। अभी अगर एक रोने लगे तो दूसरा भी शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों? जुड़वा हैं दोनों, एक का दर्द दूसरे को महसूस होता है, चाहे वो दर्द रोने का हो या किसी बात का। 10 में से 8 बार तो दोनों एक साथ रोते हैं और एक साथ ही जागते हैं। इस बार राधा ने कहा, सिर्फ खाने में दोनों की पसंद अलग अलग है। वो कुछ और खाएगा, वो कुछ और। कौन छोटा या कौन बड़ा ये तो पहचान लेते। कहाँ सितारा? हाँ, राधा हंस पड़ी। कभी कभी तो हमें भी लगने लगता है कि छोटा कौन सा है या फिर बड़ा कौन सा है। बड़े के कंधे पर छोटा सा तेल है, उसे देखकर हमें इस बात का पता चलता है। महाजन और पारसनाथ की नज़रें मिली। पारसनाथ वहाँ से उठा और कुछ दूर जाकर सिगरेट सुलगा ली। जब तक पारसनाथ सिगरेट खत्म करके वहाँ पहुँचा, तब तक मोना चौधरी भी बच्चों को खेलता छोड़कर उनके पास सोफे पर आ बैठी थी। पारसनाथ ने अपने सख्त से चेहरे पर हाथ फेरा। तुम कैसी हो सितारा? मोना चौधरी ने पूछा। ठीक, सितारा ने सिर हिलाया। आज तुमने यहाँ आकर अच्छा किया, आज मुझे अच्छा लग रहा है। तुम कैसे हो पारसनाथ? मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा। बढ़िया, पारसनाथ मुस्कुराया। मोना चौधरी ने महाजन को देखा। मैं भी फिट हूँ। तुम कैसी हो? सितारा ने पूछा। बिल्कुल सही हूँ, मोना चौधरी मुस्कुराई। हमें इस तरह इकट्ठे हुए काफ़ी वक्त बीत गया तो मैंने सोचा कि आज। तभी रामदीन वहाँ पहुँचा। मालिक, आप लोगों की सेवा का मौका दीजिए मुझे, रामदीन ने कहा। सबकी नज़र एक दूसरे पर गई। जिसको जो मंगाना हो हमेशा की तरह मंगा सकता है। पारसनाथ ने हंसकर महाजन को देखा। यार, बीवी बाद में नहीं छोड़ती। महाजन ने मुंह लटकाकर राधा को देखा। बाकी सब भी मुस्कुरा पड़े। राधा खींच कर क्या उठी। तुम ज़्यादा पी जाते हो। एक बार एक बार भी बता दो जब मैंने ज़्यादा पी रखी हुई हो, महाजन ने मुंह बनाकर कहा। पर लगते तो नशे में हो। थोड़ा बहुत तो नशा चढ़ते ही है, इसमें ऐसा क्या? राधा, मोना चौधरी मुस्कुराकर बोली। महाजन जो करता है इसे करने दो। अगर ज़्यादा चढ़ भी जाएगी तो पारसनाथ का ड्राइवर तुम्हारी गाड़ी पर घर जाने की क्या ज़रूरत है? ये घर नहीं है क्या? पारसनाथ ने कहा। मोना चौधरी के लिए रेड वाइन का गिलास आ गया था। पारसनाथ के लिए महाजन के लिए स्पेशल बोतल आ गई। 10 मिनट में ही माहौल गर्म होने लगा। सितारा और राधा वहीं बैठी बातों में व्यस्त थी। दोनों बच्चे आपस में खेल में व्यस्त थे। सामने रखने वाले वेटर सब कुछ रखकर जा चुके थे। सामान रखने वाले वेटर सब कुछ रखकर जा चुके थे। सिर्फ रामदीन वहाँ से 20 कदमों की दूरी पर मौजूद था कि कहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। बातों बातों में सितारा राधा से क्या उठी। तूने जब बच्चा पैदा किया तब तो तुझे एक बच्चे की ज़रूरत थी ना? एक क्यों, 2 की थी। चौथे महीने डॉक्टर ने बता दिया था कि मुझे 2 जुड़वा बच्चे होंगे। पर वैसे तो तुझे एक ही बच्चे की ज़रूरत थी। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन की निगाह भी उनकी तरफ उठी। 2 हुआ तो अच्छा हो गया ना, राधा ने कहा। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन मुस्कुरा पड़े। वो समझ रहे थे कि सितारा किस बात पर आने वाली है। पर वैसे तो तुझे एक ही बच्चे की इच्छा थी ना? हाँ, वैसे तो एक ही होता, पर तुम्हें 2 हो गए। हाँ, हो गए, पर तू क्यों ये बातें पूछ रही है? राधा की निगाह अपने खेलते बच्चों की तरफ गई। और मेरे को एक भी बच्चा नहीं हुआ। राधा की निगाह सितारा के चेहरे पर आ टिकी। सितारा की आंखों में पानी तो चमका लेकिन बाहर नहीं आया। कई पलों तक दोनों एक दूसरे को देखती रही। उन तीनों की निगाह भी इन दोनों पर थी, परंतु इनमें से कोई कुछ भी नहीं बोला। राधा गहरी सांस लेकर क्या उठी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे भी बच्चा दे दे। तू अपना एक बच्चा मुझे दे दे राधा। देख भाई, राधा तुरंत सिर हिलाकर क्या उठी। ये लेन देन का काम मुझे नहीं आता। तुझे बच्चा लेना है तो क्या, एक क्या दोनों ले ले। 1 महीना रख, 2 महीना रख, 3 महीना रख, उसमें मेरे को कोई एतराज़ नहीं। तू अगर मेरे को दे दे तो मेरा घर भी हरा भरा हो जाएगा। अब तू आई है, ये बच्चे मेरे घर में खेल रहे हैं तो मुझे भी ये घर घर लगने लगा है। बिना बच्चे के मन भारी हो जाता है। और देख सितारा, राधा सितारा का हाथ पकड़कर प्यार से बोली, मैं आज ही इन बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगी। और ऐसे नहीं राधा, कानूनी तौर पर एक बच्चे को तुझे मुझे सौंपना। सितारा, पारसनाथ ने मुस्कुराते स्वर में कहा। अगर ये बात तुमने तब कही होती जब बच्चे हुए थे तो मैं भी तुम्हारा साथ देता, परंतु अब इसका प्यार दोनों बच्चों में बढ़ चुका है। मैंने पहले भी तेरे से कई बार कहा है कि तेरे को जितनी देर चाहे उतनी देर तू बच्चों को अपने पास रख, उनसे दिल लगा कर खेल। ये बच्चे ही हमारे सब कुछ है। हम वसीयत भी तैयार कर चुके हैं कि हमारे बाद हमारा सब कुछ इन बच्चों का है।
सितारा गहरी सांस लेकर रह गई। तू चिंता मत कर सितारा, बच्चे मैं यहीं छोड़कर जाऊंगी। अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेजना, इनके कपड़े। एकाएक सितारा मुस्कुराई। उसकी आंखों से एक आंसू बाहर आ गिरा। ठीक है राधा, तेरी यही मर्जी रही तो यही सही। महीने भर ये बच्चे मेरे यहाँ रहेंगे। सितारा मुस्कुराई। 2 महीना रख, तू भी यही रहेगी इन बच्चों के साथ, समझी? यह तो और बढ़िया बात हो गई, राधा खिलखिलाई। दम आलू रोज़ खाने को मिलेंगे। सितारा ने दूर खड़े रामदीन को पास बुलाकर कहा, रामदीन। सितारा ने 45 वर्षीय रामदीन से कहा, उन दोनों बच्चों के नाप के कपड़े 1-1.5 घंटे में इतने यहाँ पहुँच जाने चाहिए कि कम से कम 1.5 महीना में किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना रहे। जी मालकिन। महाजन ने काजू का दाना मुंह में डाला और रामदीन को कपड़ों के नाप समझाने लगा। मोना चौधरी रेड वाइन के घूंट लेने में व्यस्त थी। 10 मिनट में रामदीन वहाँ से जा चुका था। कपड़े तो घर से ही ले, राधा ने रामदीन के जाने के बाद कहना चाहा। क्यों, क्या मैं बच्चों की माँ नहीं हूँ? सितारा ने हंसकर कहा। सितारा को देखकर राधा की आंखों में आंसू चमक उठे। तभी मोना चौधरी की जेब में पड़े मोबाइल फ़ोन की बेल बज उठी। मोना चौधरी ने रेड वाइन का गिलास टेबल पर रखा और जेब से फ़ोन निकाला। मोना चौधरी अपने फ़ोन में किसी का भी नंबर नहीं रखती थी, बेशक 100 से ज़्यादा नंबर हो, नंबरों को वो दिमाग में सुरक्षित रखती थी। उसने बजते फ़ोन का नंबर देखा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। यह नंबर सत्यप्रकाश घोरपड़े का था, मुंबई से, जबकि 3 साल से घोरपड़े से कभी कोई बात नहीं हुई थी, परंतु अब घोरपड़े उससे बात करना चाहता था। किसका फ़ोन है? पारसनाथ मोना चौधरी की सिकुड़ी आंखों को देखकर कह उठा। कॉलिंग स्विच दबाकर मोना चौधरी ने बात की। कहो घोरपड़े। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। तुम मोना चौधरी ही हो ना? दूसरी तरफ से घोरपड़े का सर कानों में पड़ा। हाँ, मैं थारी आवाज़ पहचान गया हूँ। तुम मोना चौधरी हो। फ़ोन कैसे किया? 3 साल से तुमसे बात नहीं हुई, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ। तुम बिना बात के मुझे फ़ोन करने वाले नहीं घोरपड़े, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। जवाब से पहले तो घोरपड़े के हंसने की आवाज़ आई, फिर बोला, तुम आज भी अभी भी पहले ही जैसी हो। काम बोल मोना चौधरी। घोरपड़े की आवाज़ धीमी हो गई। तेरे से बहुत ज़रूरी काम है, तू फ़ौरन उड़कर मेरे पास आ जा। नहीं? क्या काम है? दीवारों के भी कान होते हैं नहीं? फ़ोन पर बात करना तो होगा ही नहीं। मोना चौधरी के होंठ सिकुड़ गए। घोरपड़े अब किसी बड़े सौदे की बात कर रहा था। मैंने छोटे काम करने छोड़ दिए हैं, मोना चौधरी ने जानबूझकर यह बात कही। छोटा? घोरपड़े की फ़ोन पर धीमी आवाज़ सुनाई दी। ये क्या कहती है? नहीं, बड़ा काम है तभी तो तेरे को फ़ोन किया। छोटे मोटे काम करने वाले तो यहाँ हज़ारों में मिल जाते हैं। सुन, क्या पैसे तेरी पसंद का? जितना तू चाहे उतना दूंगा, कोई परवाह नहीं पैसे की। मोना चौधरी समझ गई कि घोरपड़े के पास उसके लायक काम है। ठीक है घोरपड़े, मैं तू सारे काम छोड़कर मेरे पास कितने बजे पहुंच रही? मैं दिल्ली में हूँ, कल यहाँ से निकलूँगी। कल? घोरपड़े की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। आज की रात काटनी पड़ेगी मुझे। मैं मुंबई पहुँच। तू कितने बजे मुंबई पहुँचेगी? मैं तेरे को एयरपोर्ट से लेने कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं ही तुम्हें फ़ोन करूँगी मुंबई पहुँच। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने फ़ोन काट दिया। सितारा और राधा की बातें रुक गई थी। मोना चौधरी के फ़ोन बंद करते ही सितारा उठते हुए बोली, चल राधा, मैं तेरे को वो कमरा दिखाती हूँ जहाँ हम दोनों और गोलू मोलू रहेंगे। मैं पहले भी तो उस कमरे में, राधा ने कहना चाहा। नहीं, ये दूसरा कमरा है, चलकर तू देख तो। राधा उठते हुए महाजन से बोली। क्यों नीलू, तू यहाँ रहेगा या घर पर? मैं अपने घर जाऊँगा, मेरे अपने काम। ठीक है, पर घर जाकर तूने शराब पी तो? वो नहीं पियेंगे। सितारा राधा की कलाई पकड़कर खींचते हुए बोली, अब तू चल। गोलू मोलू भी अब चलते हुए उन तक आ गए थे। राधा और सितारा ने उन्हें गोद में उठा लिया था और वहाँ से दूसरी तरफ निकल गई। बच्चों की आवाज़ें आनी बंद हो गईं। घोर पड़े, मुंबई से। महाजन ने घूंट भरा। उसे तुमसे क्या काम पड़ गया? पारसनाथ ने पूछा। लगता है किसी बड़े काम में हाथ डाल दिया है, मोना चौधरी बोली। बड़ा काम? पारसनाथ ने मोना चौधरी से पूछा। वो कहता है पैसा मेरी पसंद का, वो सिर्फ काम पूरा हुआ देखना चाहता है, मोना चौधरी ने महाजन से कहा। इसका मतलब उसे मोना चौधरी की सख्त ज़रूरत है? महाजन ने सिर हिलाया। तीनों की नज़रें मिली। घोरपड़े ने किस काम में हाथ डाल दिया है? पारसनाथ ने पूछा। मोना चौधरी ने गिलास उठाया, रेड वाइन का घूंट भरा। वो मोना चौधरी को मुंह मांगी रकम देने को तैयार है, महाजन बोला। स्पष्ट है कि वो कोई बड़ा काम करना चाहता है। पारसनाथ ने घूंट भरा। पारसनाथ? मोना चौधरी जेब से लाइसेंस निकालकर पारसनाथ की तरफ बढ़ाया, जो कि हल्के मेकअप के साथ तस्वीर में था। कल दोपहर की किसी फ़्लाइट में मेरी मुंबई की टिकट बुक करा दे। पारसनाथ ने लाइसेंस लिया और रेस्टोरेंट से किसी को बुलाने के लिए फ़ोन करने लगा, जबकि मोना चौधरी की सोचें पेशीराम की तरफ जा रही थी। पेशीराम का कहा सच हो गया था कि उसे मुंबई जाना पड़ रहा था। क्या पेशीराम की बाकी बातें भी सच होंगी? मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नाच उठी कि आखिर मुंबई में क्या होने वाला है। हो सकता है घोरपड़े कोई बड़ी बात तेरे से कहे।
पारसनाथ फ़ोन बंद करके बोला, जब भी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर देना। ऐसा कोई फ़ोन हो तो मुझे ज़रूर करना, महाजन गंभीर स्वर में कह उठा। मोना चौधरी की आंखों के सामने बार बार पेशीराम का चेहरा नाच रहा था। मुंबई। सोहनलाल मज़े की ज़िंदगी जी रहा था। ना तो पैसे की कमी थी, ना ही यार दोस्तों की, परंतु यार दोस्तों से नानियाँ दूर रखने में सफल रहती थी। अब बहुत कम लोग ही मिलने के लिए आते थे। कुछ तो काम कराने के लिए आते थे, परंतु सोहनलाल उन्हें स्पष्ट कह देता है कि अब तो ताले तिजोरी या स्ट्रांग रूम खोलने का काम छोड़ चुका है, परंतु कभी कभार थोड़ा सा रिस्क लेकर बड़ा फ़ायदा मिलने वाला हो तो मना भी नहीं करता था। देवराज चौहान के लिए वो चौबीसों घंटे तैयार रहता था। वैसे सोहनलाल के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। इतना तो उसके पास था कि अपना नानिया का खूबसूरत बेटे का पेट पाल सकता था। सोहनलाल और नानिया का बेटा 4 साल का हो चुका था, स्कूल भी जाता था। स्कूल की वैन घर से बच्चे को ले जाती और यहीं छोड़ जाती थी। उनका बेटा पूरा का पूरा नानिया पर गया था। सोहनलाल और नानिया बच्चे के साथ खुश रहते थे। नानिया देवराज चौहान और जगमोहन के आने से कुछ उखड़ सी जाती थी, क्योंकि जब भी वो आते तो सोहनलाल कई बार हफ्तों के लिए गायब हो जाता था। ये बात सोहनलाल भी जानता था और नानिया से कह भी चुका था कि जब वो कुछ नहीं था तब से उसे देवराज चौहान का साथ मिला। आज वो जो कुछ भी है देवराज चौहान की वजह से है, और उसका और देवराज चौहान के बीच पूर्व जन्म का रिश्ता भी आ गया। सोहनलाल पूर्व जन्म में जाकर ही नगीना से ब्याह करके उसे इस जन्म में ले आया था। सॉरी, नानिया से ब्याह करके उसे इस जन्म में ले आया था। वो देवराज चौहान को कभी नहीं छोड़ सकता। नानिया सोहनलाल की बात का मतलब समझती थी, इसी कारण इस बात पर चुप हो जाती थी। देवराज चौहान तो साल में कभी कभार ही आता था, परंतु जगमोहन तो हर महीने एक आध बार चक्कर लगा आता था, परंतु अब तो 3-4 महीने से नहीं आया था। सोहनलाल ने सोसाइटी में बड़ा फ्लैट ले रखा था, मतलब कि सोहनलाल मज़े की ज़िंदगी जी रहा था। सोहनलाल और नानिया एक साथ ही नाश्ता करते थे। 7 बजे बच्चे को स्कूल भेजते थे। मेड आकर साफ़ सफाई करती, किचन ठीक करती। ये काम में वो 1.5 घंटा लगाकर चली जाती। तब तक सोहनलाल नींद से उठ जाता था। नानिया सोहनलाल को बेड टी बनाकर दे देती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती थी। 9:30-10 बजे तक उनका नाश्ता होता। बेशक बेटे के स्कूल की छुट्टी हो या ना हो, नाश्ता इसी वक्त ही दोनों करते। आज भी 10 बजे के आसपास ही दोनों ने नाश्ता किया, तभी नानिया क्या उठी। 3-4 महीनों से जगमोहन नहीं आया, उसने तेरी हरकत महसूस कर ली होगी। सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। कौन सी हरकत? उसके आने पर तेरी भौं का ऊंचा हो जाना। मैंने कब भौं ऊंची की? ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं। तू मुझे उसके साथ बाहर नहीं जाने देना, और वो तो मैं यूं ही तुम तो यूं ही कह देती हो। सोहनलाल बराबर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जगमोहन ने तो ये बात कई बार महसूस की होगी। नानिया के चेहरे पर गंभीरता टपकने लगी। मन ही मन मुस्कुराता सोहनलाल नानिया को ही देख रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं जगमोहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सोहनलाल मुस्कुराता हुआ नानिया को ही देख रहा था। सुनो जी, नानिया ने सोहनलाल से कहा, आज बिल्ली के स्कूल से आते हम जगमोहन के बंगले पर उससे माफ़ी मांगने के लिए। हाँ, मैंने क्या सोचा था कि मेरे मजाक का वो इतना बुरा मान जाएगा। मैं तो यूं ही कभी भी यूं ही नहीं होता। हर बात के पीछे वजह होती है नानिया। रही बात उसके आने की, तो वो बात मैं पूरा कर देता हूँ। कैसे? मैं भी फ़ोन करके उसे बुला लेता हूँ। तुम उसे बुलाओगे? नानिया हैरानी से सोहनलाल को देखने लगी। सोहनलाल ने सहमति से सिर हिलाया। लेकिन उसने आने से मना कर दिया तो? अगर वो किसी काम में व्यस्त ना हुआ तो फ़ौरन यहाँ आ जाएगा। सोहनलाल ने मासूमियत से कहा। ठीक है, करो उसे फ़ोन, मैं भी देखूँ कि वो आता है या नहीं। उससे माफ़ी मांग लेना। वो तो मैं मांग लूँगी, उसके पैरों में गिर पड़ूंगी। नानिया का सर भर्रा उठा। तुम फ़ोन लगाओ उसे। सोहनलाल ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला कि बेल बज उठी। जगमोहन का फ़ोन आया था। ये ली। उसी का ही फ़ोन आ गया। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तो बात करो ना उससे। नानिया को देखते होंठ सिकोड़कर सोहनलाल ने कॉलिंग स्विच दबाकर बात की। हाँ भाई, कहाँ है तू? सोहनलाल ने पूछा। तेरी पार्किंग में। मेरी पार्किंग में? सोहनलाल तुरंत उछल कर खड़ा हो गया। तू नीचे उतर, बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने हैं। 1-2 कार्डों का इंतज़ाम कर ले कि जो ये खिलौने ऊपर पहुंचा सके, और भाभी को बोल कि मेरे लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दें। मैं अभी आया। लेकिन इतनी सुबह तुमने खिलौने कैसे खरीद? वो तो मैंने कल ही खरीद लिए थे, कहकर जगमोहन ने फ़ोन बंद कर दिया। जगमोहन ने फ़ोन पर कहा कि तो मैं नाश्ता बनाने के लिए कह दूँ। सोहनलाल मुस्कुराया। और अभी तुम कह रहे थे कि वो मुझसे नाराज़ है। वो तो मैंने वैसे ही कह रहे थे, या मुझे खींच रहे? मैं तुम्हें क्यों खींचूंगा, तुम तो आने दो जगमोहन को, मैं सब बताती हूँ उसे। नानिया तुनक कर बोली। वो इतने सारे खिलौने लेकर आया और तुम? खिलौने तो बिल्लू के लिए लाया। उसे नाश्ता खिलाने में तुम्हारी सब बातें बताऊंगी। ये भी कहूँगी कि मेरे कहने पर तुम्हें फ़ोन करने जा रहा था कि तुम्हारा फ़ोन आ गया था। कहकर नानिया किचन की तरफ बढ़ गई। सोहनलाल बाहर निकल गया। जगमोहन मक्खन में डूबे पराठे खा रहा था। साथ में उसने सिर्फ लस्सी ही ली थी, और सब कुछ उसने पीछे कर दिया था। लस्सी और पराठे का मज़ा ही बहुत बढ़िया लग रहा था जगमोहन को।
गाड़ी में रखे खिलौने लाने के लिए सोहनलाल ने 2 वॉचमैन बुला लिए थे। फिर वो दोनों भी थे। चारों ने छोटे बड़े खिलौने उठाकर फ्लैट तक पहुंचाए थे, जो कि उन्होंने बिल्लू के खिलौने वाले कमरे में रख दिए थे। तब तक नानिया जगमोहन के लिए नाश्ता बना चुकी थी। जगमोहन ने हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठ गया। नानिया ने नाश्ते में बहुत रखा था, परंतु जगमोहन ने सिर्फ लस्सी और पराठे ही चुने थे। भाई साहब, नानिया क्या उठी, ये कहते हैं कि आप मुझसे नाराज़ हो। छोड़ो ना अब, ये तुम क्या बात है, सोहनलाल ने कहना चाहा। भाई साहब, नानिया तुनक कर कह उठी, आप इनसे कह दीजिए कि बीच में मत बोलें। सुना, पराठे मुंह में डालते जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। तू चुप रहेगा। सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। भाभी जी, आपसे किसने कहा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? इन्होंने। क्यों कहा? नानिया ने सब कुछ सच सच बताकर कहा। आज हम आपके पास आने ही वाले थे कि मैं आपसे माफ़ी मांग सकूं। जगमोहन ने लस्सी का घूंट भरते हुए सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने हड़बड़ाकर नज़रें दूसरी तरफ कर ली। तो तेरे को सोहनलाल मेरे पैरों में पड़वाने के लिए लाने वाला था? जगमोहन ने पराठा खाते हुए कहा। हाँ, नानिया ने सिर हिलाया। बहुत घटिया आदमी है ये, जगमोहन ने भावहीन स्वर में कहा। सोहनलाल ने जगमोहन को घूरा, जबकि पराठा निगलते जगमोहन कह रहा था, 3-4 महीने में व्यस्त रहा था, इसलिए यहाँ नहीं आ सका मैं। इसका मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं है? नानिया के होठों से निकला। मैं भला तुमसे नाराज़ क्यों हूँगा? आज तो सुना आपने? नानिया सोहनलाल से तेज स्वर में बोली। जगमोहन भाई साहब मुझसे नाराज़ नहीं है। कानों में तेल डालकर ये बात सुन लो। ये अपने आप में व्यस्त थे और तुम कहने लगे कि। मुझे ऐसा लगा कि सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहना चाहा। चुप रहो, तुम झूठे हो, मुझे खींचते रहते हो जानबूझकर। मैं तो। भाभी, जगमोहन क्या उठा, तुमने नाश्ता बहुत प्यार से बनाया आज। और तैयार कर दूँ 2 मिनट में? नहीं भाभी, पहले ही ज़्यादा हो गया। जगमोहन ने पेट पर हाथ फेरा। एक बात तो बताओ। क्या? नानिया ने जगमोहन को देखा। मैं अगर सोहनलाल को अपने साथ 1 महीने के लिए ले जाने आया हूँ तो तुम क्या कहोगी? नानिया चौंकी। उसने हड़बड़ाकर सोहनलाल को देखा। सोहनलाल के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। जगमोहन की मुस्कान भरी निगाह नानिया पर थी। जगमोहन भाई साहब, ये आप क्या कह। पहले मेरी बात का जवाब दो, जगमोहन बोला। कपड़े पैक करूं? सोहनलाल उठने की मुद्रा में बोला। नानिया का चेहरा उतर गया। जब आप दोनों राजी हैं तो मैं कैसे रोक सकती हूँ, नानिया ने धीमे स्वर में कहा। जगमोहन गंभीर स्वर में नानिया से बोला। भाभी, अपनों से ये बातें नहीं करते कि जगमोहन आ गया तो वो सोहनलाल को ले जाएगा। सोहनलाल ने जब मेरे साथ जाना है तब इसने जाना ही है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। जब भी मैं आता हूँ तो तुम यही सोचती हो कि सोहनलाल मुझे बाहर छोड़ने जाएगा तो कहीं मेरे साथी गायब न हो जाए। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जगमोहन को देखकर नानिया ने गंभीर भाव में सिर हिला दिया। मेरी बात समझी कि नहीं भाभी? समझ गई भाई साहब, आदमियों के काम आदमियों के ही होते हैं, इसमें औरतों को नहीं आना चाहिए, नानिया ने कहा। तभी सोहनलाल क्या उठा। बर्तन मैं रखता हूँ, तुम कॉफ़ी बनाओ नानिया। सोहनलाल बर्तन रसोई में रखाया। नानिया किचन में कॉफ़ी बनाने लगी थी। सोहनलाल कुर्सी पर बैठकर जगमोहन से क्या उठा। देवराज चौहान कहाँ है? यहीं है, मुंबई में। मैं 2 बार तुम्हारे बंगले पर हुआ है, परंतु देवराज चौहान नहीं मिला, ना ही वो मेरे पास आया। अपने ही कामों में लगा रहता है, जगमोहन मुस्कुराया। अब तो उसका बेटा भी हो गया। बेटा होने का मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे भूल जाए, सोहनलाल ने मुंह बनाया। 2 महीने पहले हम नगीना के बंगले पर गए थे, सारा दिन बंगले पर आए। नगीना भाभी ने फ़ोन पर बताया भी कि सोहनलाल, नानिया, बिल्लू आए हुए हैं। देवराज चौहान ने कहा कि वो कुछ ही देर में आ जाएगा, परंतु आया नहीं। उस दिन मैं भी उसके साथ था, परंतु हम किसी काम में फंस गए थे। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। परसों ही मुझे देवराज चौहान ने कहा कि तुमसे मिलाऊं। तो देवराज चौहान के कहने पर तुम मुझसे मिलने? ये बात नहीं, मैं खुद भी आने की सोच रहा था। मेरा भतीजा यहाँ भी तो है। जगमोहन मुस्कुराया। मुझे तो तुम दोनों के बच्चों की याद आती है, बड़ों की तो अब मुझे कोई परवाह नहीं। सोहनलाल हंस पड़ा। बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में आ रही है, जगमोहन ने कहा। क्या? कुछ सालों से हमने डकैती नहीं की। सोहनलाल चौंक कर जगमोहन को देखने लगा। क्या कहा? डकैती? जगमोहन ने सिर हिलाया। लेकिन क्यों? हाथ में खुजली हो रही है इसलिए, जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। तेरा तो दिमाग खराब हो गया जो। मैंने क्या गलत कह दिया? हम लोगों ने इतनी डकैतियाँ की हैं कि हमारे सामने कोई डकैती आई नहीं तो हम क्या करें? सोहनलाल गंभीर स्वर में क्या उठा। डकैती करने का काम आसान नहीं होता, तुम तो जानते ही हो कितनी समस्याओं का सामना करना। बोलो तो हाथ में खुजली हो रही है इसलिए। तेरे हाथ में चाहे कितनी खुजली उठे, पर देवराज चौहान नहीं मानेगा, वो अपने धंधे बदलता जा रहा है। देवराज चौहान जितने भी धंधे बदल ले। जगमोहन के स्वर में गंभीरता आ गई। पर जब भी ऐसा मौका आएगा, देवराज चौहान पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि देवराज चौहान डकैती मास्टर है। डकैती करना उसका पेशा है। आज तक जितनी भी डकैतियाँ की वो सब सफल रहीं। यह जुदा बात है कि पैसा हमें मिल पाया या नहीं। एक एक डकैती करने के लिए हमने। मेरे ख्याल में देवराज चौहान नहीं मानेगा तुम्हारी बात, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, जगमोहन ने गहरी सांस ली। परसों मैंने उससे बात की थी, परंतु वो नहीं मानता। सोहनलाल सिर हिलाकर खामोश रह गया। तभी नानिया कॉफ़ी ले आई, वहीं बैठ गई।
उन तीनों में इधर उधर की बातें होने लगी। मीत चंद 5 दिनों से धंधे पर नहीं आ रहा था। सुबह होते ही हाथ मुंह धोकर बबली की तलाश पर निकल जाता था। घर पर सुनीता और अनीता रह जाती थी। सुनीता रोते रोते 4 दिनों में आधी सी हो गई थी। अनीता उसे तसल्ली देती, लेकिन फिर खुद ही उसका भी रोना निकल जाता था। अमित ठाकुर दिन में एक चक्कर लगा जाता था। वो मीत चंद को फ़ोन भी करता कि बता तू कहाँ है, मैं भी आ जाता हूँ। दोनों मिलकर ढूंढते हैं, पर मीत चंद फीके से सर में यही कहता कि जिस तरह वो ढूंढ रहा है उसी तरह वो भी ढूंढ ले। मीत चंद दिन में एक बार पुलिस स्टेशन भी हो आता था। तब इंस्पेक्टर कदम, मोरे या राजेश लाल में से कोई एक तो मिल ही जाता। वो यही कहते कि खोज जारी है, उसकी बेटी के मिलते ही उसे खबर कर दी जाएगी। पर वो क्या कर रहे हैं ये बात उसे नहीं बताते। बस खोज खबर मिलते ही उसे फ़ोन कर दिया जाएगा। मीतचंद मनी मन समझ रहा था कि पुलिस बबली को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर रही। बड़ा पाव का खोमचा यानी दुकान कैसी चल रही है उसे नहीं समझ में आ रहा था। उसने सूरज से कह दिया था कि अभी कुछ दिन में दुकान पर नहीं आ पाएगा। उसे बता दिया था मीतचंद ने कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। ये बात सुनकर सूरज सन्न रह गया था, परंतु कहता भी तो क्या। 8 दिन बीत गए, आज 9वां दिन था। अनीता कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई थी। सुबह के 9 बज रहे थे। मीतचंद नहा धोकर निढाल से कुर्सी पर बैठा था। सुनीता की आंखों में जब अब कभी कभार ही आंसू बह उठते थे। आज नहीं जाओगे बबली को ढूंढने के लिए? सुनीता ने थकी आवाज़ में पूछा। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मीतचंद ने थके स्वर में कहा। पुलिस के पास तो वो भी कुछ नहीं कर रही। वो तो मुझसे पूछती है कि अपहरणकर्ताओं का फ़ोन मुझे फ़ोन आया या नहीं। आखिर बबली को उठा ले जाने वालों का फ़ोन तो ज़रूर आना चाहिए था। वो जो मांगते वो हम दे देते। सुनीता रो पड़ी। क्या पता उनकी क्या मंशा है? मीचम बेचैनी से क्या उठा। कैसी मंशा? यही कि उन्होंने हमारी बबली को क्यों उठा। शुभ शुभ बोलो, उनका फ़ोन ज़रूर आएगा। सुनीता का सर कांप उठा। 10 दिन होने को आ रहे हो और आज तक फ़ोन नहीं। बोला ना, शुभ शुभ बोलो, उनका फ़ोन ज़रूर आएगा। सुनीता बेचैन हुई पड़ी थी। मीतचंद उसी तरह कुर्सी पर बैठा रहा। आज तुम मेरे ही पास रहो, मैं अकेली घर में रहती हूँ तो मुझे बबली की। तभी मीतचंद के फ़ोन की बेल बज उठी। फ़ोन बजने लगा। बात तो कर लो, कहीं अपहरणकर्ताओं का फ़ोन ना हो। यह सुनते ही मीतचंद ने फ़ोन उठाकर तुरंत बात की। हेलो, मीतचंद जी साहब बोल रहे हैं? कानों में मर्दाना आवाज़ पड़ी। जी हाँ। बबली मिली? इस बार सर में हंसने की आवाज़ आई। बबली? मीतचंद चौंका। नहीं मिली ना? नहीं नहीं मिली। तुम कौन हो तुम? बबली मेरे सामने है। तुम बात करना चाहोगे उससे? सर में शांत भाव आ गए थे। हाँ, मेरी बात करो तुम बबली से। मीतचंद सिर से पांव तक कांप उठा। पास खड़ी सुनीता की आंखें फैल गईं। 4 पलों की चुप्पी के बाद बबली की आवाज़ कानों में पड़ी। पापा। ओ बबली, तू तू कैसी है? मीतचंद का सर कांप उठा। मैं ठीक हूँ पापा। ये 2 लोग हैं, अपने चेहरे छुपाकर रखते हैं मेरे सामने। एक तीसरा भी है, वो कभी कभी आता है। ये मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। मेरी घर कई चीज़ ला कर देते हैं मुझे। बस ये मुझे बाहर नहीं जाने देते। इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है। आप मुझे ले जाइए पापा, मैं आपके और मम्मी के पास। तभी बबली के हाथों से रिसीवर ले लिया गया। मीतचंद की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी बेटी की आवाज़ सुनी? हाँ। भगवान के लिए उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे। हम तो उसे छोड़ना चाहते हैं। बोलो मैं कहाँ हूँ उसे? ऐसे नहीं। अपनी बेटी को तभी देख पाओगे जब तुम हमारा एक काम करोगे। क्या? मैं एक तो क्या तुम्हारे 10 काम कर? सिर्फ एक काम और तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास सलामत पहुँच जाएगी। काम बोलो। पैसे चाहिए तो? पैसा नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए तुम्हें? पिछले 9 दिनों में तुम अपनी बेटी को ढूंढ सके? नहीं। अगर हमसे गद्दारी की तो अपनी बेटी को कभी भी देख नहीं सकोगे। इस बार आवाज़ में दरिंदगी भर आई थी। नहीं नहीं, मैं तुमसे गद्दारी नहीं करूँगा। अगर तुमने पुलिस को, किसी पहचान वाले को हमारे फ़ोन के बारे में बताया तो अपनी बेटी को भूल जाना। आवाज़ में भरपूर शक्ति थी। अपनी बीवी को भी ये बात समझा दियो। मैं समझा दूंगा। मेरी बबली को कुछ मत करना। मुझे काम बोलो। अपनी दुकान पर पहुंच और अपना काम शुरू कर दे। कोई पूछे तो यही कहना अभी बेटी नहीं मिल पाई। परंतु तुम तो मुझसे अपना काम करवाने। तभी दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया था। व्याकुल खड़ी सुनीता आंसू भरी आवाज़ से कह उठी। जिससे तुमने बात की वो बबली थी ना? हाँ, वो बबली थी। मीतचंद उठता हुआ बोला। उसने मुझे दुकान पर जाने के लिए कहा है। तभी उसने मेरी बात बबली से करवाई कि मैं अपने को सामान्य रखूं, उसका काम करूं। चाहे जैसे भी हो, मैं उसका काम पूरा करके बबली को घर ले आऊँगा। तू किसी से ये बात मत कहना कि हमें किसी का फ़ोन आया। अनीता से भी नहीं। सुनीता के होठों से निकला। अगर तूने ऐसा किया तो वो लोग बबली को मार देंगे। मीतचंद ने सुनीता की बाह पकड़ कर कहा। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। सुनीता काँप कर कह उठी। अमित से भी कुछ नहीं कहना, अगर तुझे उसका फ़ोन आए तो। मीतचंद ने सुनीता को समझाया। सुनीता हालातों को समझ गई थी। दरवाज़ा बंद कर लो, कहने के साथ ही मीतचंद कुर्सी से उठा और बाहर निकल गया।
मीतचंद कालका देवी के चौराहे पर स्थित अपनी दुकान पर पहुंचा। सब कुछ वैसे ही था जैसे वो 10 दिन पहले छोड़कर गया था। दुकान पर रोज़ की तरह भीड़ थी, परंतु वो जानता था कि 12 बजते बजते ही भीड़ भीड़ और बढ़ जाएगी। सूरज कैश काउंटर पर बैठा था। बाकी लड़के अपने अपने कामों में फुर्ती से लगे हुए थे। जब से मीतचंद ने बबली से बात की थी, तब से वो बेचैन हुआ पड़ा था। वो चाहता था कि जल्दी से बबली उसे मिल जाए। वो लोग जाने कौन सा काम उससे कराना चाहते थे। आज उन्होंने उसे दुकान पर जाने को बोला था। स्पष्ट था कि वो उससे मिलेंगे। कभी भी वो यहाँ उससे मिल सकते थे। अपने को संभालते हुए मीतचंद दुकान पर जा पहुँचा। सूरज की निगाह उस पर पड़ी तो वो चौंका, फिर उठ खड़ा हुआ। मालिक आप? सूरज तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। मीतचंद की उदास निगाह सूरज पर पड़ी। बिटिया मिली? सूरज के ओठों से निकला। मीतचंद का उदास चेहरा इंकार में हिला। सूरज के चेहरे की चमक उदास पड़ गई। बिटिया को आखिर कौन ले गया? मैं तो यहाँ कोई मेरे को पूछने तो नहीं आया। मीतचंद की नज़रें हर तरफ घूमी। नहीं मालिक, क्या किसी ने आना था क्या? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ। यहाँ किस किस को पता है कि मेरी बेटी को? मालिक, मैंने किसी को नहीं बताया। सोचा आपने ही बताना होगा तो बताएंगे। अड़ोसी पड़ोसी आते थे पूछने, पर मैंने यही कहा कि किसी काम के लिए व्यस्त है, सप्ताह भर नहीं आएंगे। अब तक बड़ा पाव खाने वालों की कतार लगने लगी थी। आप बैठिए, मैं सब करने जाता हूँ। मीतचंद बैठते हुए बोला। 10 दिन की कमाई कहाँ? मीतचंद ने उदास स्वर में कहना चाहा। वो मैंने घर पर रखे हैं, फुर्सत मिलते ही वो ले आऊँगा। सूरज क्या उठा। उसके बाद दुकान फिर चलने लगी। मीतचंद पैसे लेने और टोकन देने का काम करने लगा। सूरज सर्व करने वाले के पास पहुंचा और उसका हाथ बटाने लगा, जबकि मीतचंद की निगाह हर तरफ आ जा रही थी कि जाने कौन सा उसके पास आ जाए। मीतचंद 10:30 बजे दुकान पर पहुंचा था। वक्त बीतते बीतते 12:30 बज गए, परंतु उससे मिलने कोई नहीं आया। दुकान पर बड़ा पाव खाने वाले की भीड़ बढ़ती जा रही थी, जबकि मीतचंद बेचैन हो उठा था। उन लोगों ने अभी तक उससे कोई संबंध क्यों नहीं बनाया? उसने तो किसी को भी खबर नहीं दी। अब वे लोग उससे क्या चाहते हैं? उन्होंने तो अपना कोई काम करवाना था उससे। इसी कारण तो वो बबली को उठा ले गए थे। कहीं उनका कोई इरादा बदल तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ज़रूर उससे संबंध बनाएंगे। 1:30 बजते बजते मीतचंद का धैर्य जवाब देने लगा, लेकिन कुर्सी से उठा नहीं। परंतु चेहरे की बेचैनी बढ़ गई थी। वो लोगों से पैसे लेता और टोकन देता दिख रहा था, परंतु उसका ध्यान। तभी एक आदमी उसके काउंटर पर ठिठका और 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाकर बोला। सड़क के 100 कदम आगे 4010 नंबर की कार खड़ी है। उसका पिछला दरवाज़ा खोलो और भीतर जा बैठो। मीचंद टुकुर टुकुर उस आदमी को देखने लगा। तेरी बेटी का मामला है, उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा। मीचंद ने उस व्यक्ति को देखा। वो 40 साल का मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। मेरी बेटी कैसी है? मीचंद तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे तेरी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ तुझे कहने के लिए मुझे 5,000 दिया गया है। कहने के साथ ही उसने 500 का नोट जेब में डाला और फुटपाथ पर जाती भीड़ में शामिल होता गुम हो गया। मीतचंद ने तुरंत सूरज को अपनी जगह पर बिठाया और उस तरफ बढ़ गया जिधर उस व्यक्ति के कार के तरफ होने को कहा था। कुछ आगे जाने पर मीतचंद ठिठक गया। 4010 नंबर की कार सड़क के किनारे खड़ी थी। सफ़ेद रंग की कार थी वो। कार के शीशे पर काली फिल्म लगी थी। सड़क किनारे 2-3 कारें आगे पीछे और भी थी। मीतचंद आगे बढ़ा और कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर भीतर झाँका। भीतर बड़ी उम्र का एक आदमी बैठा था। दाढ़ी मूछ थी उसके चेहरे पर। दाढ़ी मूछों के बाल सफ़ेद भी थे, परंतु मीतचंद एक ही नज़र में पहचान गया कि दाढ़ी मूछें नकली हैं और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। सिर पर भी सफ़ेद काले वालों वाली छोटी सी विग पहन रखी थी कि अब उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। वो व्यक्ति मीतचंद को भीतर झांकते देखकर कह उठा, भीतर आ जा। अगले ही पल मीतचंद भीतर बैठा और दरवाज़ा बंद कर लिया। कार में ड्राइवर नहीं था। मैं देख रहा था कि तूने कहीं पुलिस को खबर तो नहीं कर दी। ये वही आवाज़ थी जो उसने फ़ोन पर सुनी थी। मैंने पुलिस को खबर नहीं की। मीतचंद जल्दी से कह उठा। तभी तो तेरे को मेरे पास आने दिया। उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। मैं अपनी बबली से बात करना चाहता हूँ। मीतचंद तड़प कर कह उठा। बात ही करता रहेगा या उसे छुड़ाएगा भी? तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं? हमारा काम कर दे, हम तेरी बेटी को छोड़ देंगे, उस व्यक्ति ने सपाट स्वर में कहा। मीतचंद तड़प बड़े अंदाज में उस व्यक्ति का चेहरा देखने लगा। मेरा चेहरा तेरे को पसंद आया? वो व्यक्ति एकाएक मुस्कुरा कर कह उठा। नकली दाढ़ी मूछें, विग भी नकली। मैं कैसा दिखता हूँ इस हाल में? मेरा साथी बोला इस हाल में आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। बड़ा भाव वाला तो पहचानेगा ही नहीं। क्यों, क्या तुमने मुझे कहीं देखा है? मीतचंद थूक निकल कर चुप रहा। तूने मेरे लिए एक डकैती करवानी है, वो दाढ़ी वाला शांत स्वर में कह उठा। मीतचंद उसके शब्दों पर उछल पड़ा। डकैती? मीतचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, उस व्यक्ति ने शांति भरे ढंग में सिर हिलाया। मीतचंद अभी तक खुले मुंह से उस दाढ़ी वाले को देखे जा रहा था। तूने सुनी नहीं मेरी बात? दाढ़ी वाले की आवाज़ में तीखापन उभरा। एकाएक मीतचंद गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं बड़ा पाव बेचने वाला इंसान हूँ। मैं डकैती नहीं कर।
तेरे को बेटी चाहिए कि नहीं? इस बार उसका स्वर बेहद कठोर हो गया। हाँ। मीचंद कांप उठा उसका चेहरा देखकर। तो तुझे मेरा ये काम करना होगा। रास्ता तेरे को मैं बताता हूँ कि तू हमारे लिए डकैती कैसे करवाएगा। कैसे? मीचंद के चेहरे पर आतंक जैसे भाव छाए हुए थे। उस व्यक्ति ने अपना कठोर चेहरा हिलाकर कहा, मेरी बात समझ कर ही तेरी बेटी बच सकती है, इसलिए मेरे शब्दों को गौर से सुनना। मीचंद का सिर हिला, नजरें उसके चेहरे पर थी। कुछ पल चुप रहकर वो दाढ़ी वाला पुनः क्या उठा। अमित ठाकुर को तो तू जानता ही होगा। हाँ, मेरा साड़ू है, उसका इस मामले से क्या लेने देना? मीचंद हड़बड़ा कर क्या उठा। मेरी बात सुन, समझा? सिर्फ मेरी सुन। मीचंद के मन में खलबली मच गई थी कि अमित ठाकुर का इस मामले से क्या लेना देना। सोहनलाल नाम का शख्स अपने परिवार के साथ अक्सर अमित ठाकुर के रेस्टोरेंट में जाता रहता है। परिवार के नाम पर सोहनलाल की पत्नी और बेटा है, उस दाढ़ी वाले ने कहा। मीतचंद की निगाह उस पर टिकी थी। अमित ठाकुर और सोहनलाल में अच्छी दोस्ती है, इतनी दोस्ती कि वो सोहनलाल से रेस्टोरेंट में खाने पीने को कोई भी खर्चा नहीं लेता। उसने मीतचंद को देखते हुए कहा, समझा, आगे बता। उस सोहनलाल का एक और यार है, देवराज चौहान। देवराज चौहान सोहनलाल का यार है? मीतचंद ने पूछा। हाँ। फिर? वो देवराज चौहान बहुत बड़ा डकैती मास्टर है। वो? मीतचंद की आंखें फैल गईं। दाढ़ी वाला कहते कहते चुप हो गया। यह वही देवराज चौहान है ना, जो बहुत बड़ा डकैती मास्टर? अब तू ठीक समझा, तू सही रास्ते पर आ। मैं तेरे को क्या कहकर बुलाऊं? क्या? वो आदमी अचकचाया। मैं तेरे को किस नाम से बुलाऊं? अपना असली नहीं तो नकली नाम ही बता दे। चंद पल चुप रहकर वो बोला, तू मुझे टीनू कहकर बुला सकता है। ये तेरा असली नाम है या नकली, ये मैं नहीं पूछूंगा। मीतचंद अपनी सांसें संयंत्र रखता क्या उठा। आगे बोल। अमित ठाकुर का यार सोहनलाल है और सोहनलाल का यार देवराज चौहान है। अब तेरे को अमित ठाकुर से बात करके उसे सोहनलाल से बात करने के लिए तैयार करना है कि डकैती के लिए देवराज चौहान को तैयार करे? तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान सोहनलाल के कहने पर डकैती के लिए तैयार हो जाएगा? वो सोहनलाल का कहना मानता है, इतना कि डकैती के लिए तैयार हो जाए? मीतचंद के चेहरे पर बेचैनी बढ़ गई। हाँ, क्योंकि देवराज चौहान को पता चल चुका होगा कि अगर उसने डकैती नहीं की तो तुम्हारी बेटी तो गई। तीनों ने दांत पीसकर कहा। और देवराज चौहान कभी नहीं चाहेगा कि तेरी बेटी की मौत हो। लेकिन तुम मेरी बेटी को नहीं। जब तक तू हमारे कहने पर चलेगा हम तुम्हारी बेटी को नहीं मारेंगे, टीनू ने पहले वाले स्वर में कहा। यह भी तो हो सकता है टीनू की वो डकैती के लिए तैयार ना हो और उसे सोहनलाल तैयार कर लेगा। वो दोनों गहरे दोस्त हैं। मीतचंद बेचैन सा बैठा टीनू को देखने लगा था। अमित ठाकुर से तुम्हारी बनती है ना? उसकी तो जान भी मेरे लिए हाजिर है, लेकिन एक बात बता टीनू। टीनू ने मीतचंद को देखा। मैंने वो सब कुछ किया जो तू कहता है, तुम्हारी डकैती हो ना हो, मेरी बात इसमें नहीं है। मेरी बात तो बबली से है कि उसे, मीतचंद, तुझे जो कहा जा रहा है वो कर। इससे आगे तू ना ही सोच तो बढ़िया रहेगा। तेरी बेटी तो मज़े में है, लेकिन तुम्हारी डकैती होने या न होने की स्थिति में बबली का क्या होगा? मैं पहले भी कह रहा हूँ, तुम्हें जो कहा है वो कर। हम दरिंदे भी हैं और इंसान भी हैं। जैसे भी हमारे साथ चलेगा वैसे ही सलूक तेरी बेटी के साथ होगा। अगर तूने मन से हमारा साथ दिया तो हम तेरी बेटी को छोड़ देंगे। मीतचंद की आंखों में आंसू छलक उठे। मेरा फ़ोन नंबर तेरे पास सुबह ही आ गया था। उसी नंबर पर हम बात करेंगे। जब ज़रूरत हो तभी बात करनी है। और मेरे नंबर से मुझ तक पहुंचने की कोई भी कोशिश ना करे, क्योंकि ये फेक नंबर है। समझ गया। मीतचंद आंखों से आंसू साफ करता क्या उठा। क्या तुम एक बार बबली की बात मेरी बीवी सुनीता से? क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी बीवी से बबली की बात करा देता हूँ। टीनू ने फ़ोन निकालकर फ़ोन पर बात की, फिर फ़ोन बंद करके बोला, अभी तुम्हारी पत्नी की बात उसकी बेटी से हो जाएगी। शुक्रिया, अब कार से निकल, तेरे को जो कहा है वो कर। टीनू गंभीर और तल्खी भरे स्वर में क्या उठा। उसे भी समझा देना कि बात अगर बाहर गई तो बबली खत्म। ये तुम क्या कह रहे? मीतचंद ने तड़प कर कहना चाहा। यह बात अपनी जगह पर है और बाकी बातें अपनी जगह। निकल बाहर। मीतचंद कार से बाहर निकल गया। वो आदमी भी बाहर निकला और ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उसे आगे बढ़ाई और देखते देखते मीतचंद की आंखों से ओझल होता चला गया। लेकिन मीतचंद उस कार को नहीं देख रहा था, उसका दिमाग तो कहीं और था। बबली के बारे में जानकारी मिल गई, उससे बात भी हो गई। मीतचंद को लग रहा था कि अगर वो टीनू की बात मानता रहा तो इसी तरह अपनी लड़की को भी हासिल कर लेगा। उसने तुरंत ही वही खड़े खड़े अमित ठाकुर को फ़ोन लगाया। दूसरी बार लगाने पर बात हो गई। तू कहाँ है मीत? मैं तेरे को फ़ोन करके थक गया हूँ। सुबह निकलना और रात गए घर आना। मीतचंद जैसे सब कुछ कह देना चाहता हो, इस तरह उसके होंठ काँप रहे थे। भाभी को फ़ोन करो तो वो भी यही कहती है कि अमित। मीतचंद के होठों से काँपती आवाज़ निकली, बबली मिल गई। क्या? अमित ठाकुर का फटा सा स्वर निकला। बबली मिल गई? और तू मुझे अब बता। बात तो सुन। मिल गई का मतलब है आज सुबह बबली से मेरी बात हुई। बता वो कहाँ है, हम दोनों उसे जाकर ले आते। ये बात नहीं जो तुम समझ रहे हो। क्या कहना चाहता है?
कभी कहता है बबली मिल गई, कभी कहता है फ़ोन पर सुबह उससे बात। तू मेरे पास आ जा। कहाँ है तू? अपनी दुकान पर हूँ, तेरे को सब कुछ बताता हूँ। मीतचंद ने थके स्वर में कहा। अब तेरा ही सहारा है मुझे। मेरा सहारा क्या मतलब? अमित ठाकुर के सर में उलझन भर आई। मेरे पास आ, तेरे को सब कुछ बताता हूँ। एक बात और, मीतचंद ने फौरन कहा, इस बारे में किसी से बात नहीं करना, बबली की जान को खतरा हो सकता है। नहीं करूँगा। मैं अभी 45 मिनट में तेरे पास पहुँच जाऊँ, तू वहीं रहना। भीमचंद ने फ़ोन बंद कर दिया। सड़क पर दौड़ते वाहनों को देखता जाने दिमाग कहाँ कहाँ भटक रहा था। तभी हाथों में दबा मोबाइल बज उठा। सुनीता का फ़ोन था। कहो। अभी फ़ोन पर बबली से बात की। सुनीता का खुश किंतु भीगा स्वर मीचन के कानों में पड़ा। मेरा दिल भरा है बबली से बात करके, वो हम दोनों को याद। सुनीता, मैं घर आकर बात करूँगा। तुम ये बात किसी से मत कहना कि बबली से बात हुई है, समझ गई? मुझे याद है। सुनीता का स्वर गंभीर हो गया। उन लोगों ने तुमसे बात की? बात हो गई। क्या बात हुई? ये बात तो मैं आकर बताऊंगा। अमित अभी मेरे पास पहुंचने वाला है, इस बारे में उससे बात करनी है। बंद करता हूँ फ़ोन। अमित ठाकुर विचलित सा मीतचंद को देखता रहा। मीतचंद का चेहरा निचोड़ा पड़ा था। अभी अभी मीतचंद सब कुछ अमित ठाकुर से कहकर हटा था। ये तू क्या कह रहा है मीत? समीर, अमित ठाकुर के होठों से फटा सा स्वर निकला। वही सब कुछ तुझे बताया जो सुबह से मेरे साथ हो रहा है। मीतचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो डकैती कराना चाहते हैं। हाँ, चल पुलिस के पास चलते। नहीं, ये बात किसी से नहीं कहनी है। मीतचंद ने फौरन अमित ठाकुर की बाह पकड़ ली। किसी से नहीं कहना ये सब, वरना वो बबली की जान ले लेंगे। भगवान के लिए ये बात किसी से नहीं कहना। तू बहुत डरा हुआ है मीतचंद, अमित ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा। जहाँ बेटी का सवाल हो वहाँ यही होता है अमित। तू अब कुछ कर। अमित मीतचंद को देखने लगा। सोहनलाल से कहकर उसे देवराज चांद से बात करने को कह। पता नहीं इसमें कोई फ़ायदा होता है या नहीं, अमित ठाकुर ने बेचैन स्वर में कहा। क्या मतलब? क्या सोहनलाल तेरी बात मानेगा नहीं? टीनू ने तो कहा कि तुम अच्छे दोस्त हो। वो तो ठीक है, बात सिर्फ सोहनलाल की हो तो वो मेरा काम ज़रूर कर देता, परंतु ये बात तो उसे आगे देवराज चांद से करनी होगी। क्या पता देवराज चांद उसकी बात मानता है या नहीं। तू सोहनलाल से बात कर। वो किस चीज़ की डकैती कराना चाहते हैं? अमित ठाकुर ने पूछा। टीनू कहता है पहले देवराज चांद को तैयार कर, फिर मैं बताऊंगा। मतलब कि अभी वो डकैती के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं? मीतचंद ने इंकार में सिर हिलाया। अमित ठाकुर के चेहरे पर सोच के भाव छाए रहे। तू कुछ करना अमित। मीतचंद क्या उठा। अगर सोहनलाल ने काम से मना कर दिया तो? तू बात तो कर उससे। अमित ठाकुर ने फ़ोन निकालकर सोहनलाल का नंबर मिलाया। ये क्या कर, पहले जान तो लूँ कि वो घर पर है या नहीं। अमित ठाकुर गंभीर स्वर में क्या उठा। मीतचंद ने बेचैनी से सिर हिलाया। तभी अमित ठाकुर की सोहनलाल से बात हो गई। सोहनलाल घर पर ही था। उसने उसे घर पर ही आ जाने को कहा, लेकिन अमित ठाकुर ने सोच भरे सर में कहा, घर के भीतर नहीं, सोसाइटी के बाहरी गेट पर मिल। कोई बात करनी है, घर में भाभी भी होंगी। फिर अमित ठाकुर फ़ोन जेब में डालकर सोच भरे सर में बोला, बबली को उठाने वाला तेरे बारे में ही नहीं मेरे बारे में भी अच्छी तरह जानता है। क्या? वो मेरे और सोहनलाल के बारे में जानता था। सोहनलाल और देवराज चांद के बारे में जानता है, उसे सब कुछ मालूम है। मीतचंद का चेहरा निचोड़ा पड़ा था। सोहनलाल, अमित ठाकुर और मीतचंद सोसाइटी के बाहर एक फुटपाथ पर पेड़ की छांव में खड़े थे। सोहनलाल ने अमित ठाकुर और मीतचंद से उसकी सारी बात सुनी। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। ये तेरा साड़ू है, ये अपनी बात है। मैं किसी और के लिए तेरे पास क्यों आऊँगा सोहनलाल? अमित ठाकुर ने गहरी सांस ली। तू किसी को बता तूने किसी को बताया कि मेरा वास्ता देवराज चौहान से है? सोहनलाल ने अमित ठाकुर से पूछा। नहीं, कभी भी नहीं। तो इसकी बेटी को उठाने वाले को ये बात कैसे मालूम हो गई कि शायद वो तेरे को जानता हो? अमित ठाकुर ने बेचैन स्वर में कहा। मेरे को? सोहनलाल ने कहा। लेकिन मेरे को कैसे? ये बात है, छोड़ो। मीतचंद ने भिजे स्वर में कहा। मेरी बेटी को वापस लाने की सोचो। सोहनलाल ने गंभीर निगाहों से मीतचंद को देखकर कहा। तुम्हारी बेटी कितनी उम्र की है? 8 साल। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। प्लीज़ सोहनलाल, अमित ठाकुर ने हारे हुए स्वर में कहा, हम तेरे पास इसलिए आए कि ये अगर मेरे मतलब की बात होती तो मैंने कब की हाँ कर देनी थी, पर यह मामला देवराज चौहान का हो गया। डकैती वही करता, मैं नहीं करता। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। पर तेरा तो देवराज चौहान के साथ याराना है, तू उसे। याराना अपनी जगह होता और काम अपनी जगह। सोहनलाल ने अमित ठाकुर को देखा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। वो किस चीज़ की डकैती चाहता है? सोहनलाल ने पूछा। ये उसने नहीं बताया। वो देखने में कैसा लग रहा था? उसने नकली दाढ़ी मूछें लगा रखी थी, नकली विग लगा रखी थी, अपना हुलिया बदल रखा था उसने। तुमने कभी देखा हो उसे? कभी पहले देखा हो? ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे। मीचंद व्याकुलता से क्या उठा। तुम देवराज चौहान से बात कब करोगे? अमित ठाकुर उसकी बाह पकड़कर क्या उठा। देवराज चौहान की हाँ निकलवा लो।
तुम तो उसके यार हो। ये मीत चंद मेरा यार ही है। मैं चाहता हूँ इसकी बेटी जल्दी से मिल जाए। कुछ तो कहो तुम इसके बारे में। मैंने पहली बार तुमसे कोई काम कहा। बात मेरे मानने या ना मानने से नहीं है। देवराज चौहान के दिमाग में भी ये बात आनी चाहिए। वो कैसे दिमाग का आदमी है? दिमाग तो ठीक है उसका। तो फिर तुम देवराज चौहान से बात। मैं अभी उसके पास जाऊंगा। देवराज चौहान से बात करूंगा। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तो तुम उसे फ़ोन। तुम दोनों जाओ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ही उससे बात कर पाऊंगा, सोहनलाल ने कहा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या बात? वो मैं तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगा। मीतचंद और अमित ठाकुर वहाँ से चले गए। जाते जाते अमित ठाकुर उसे पक्का करता चला गया कि आज ही उसे बताए कि देवराज चौहान ने क्या कहा। उनके जाने के बाद सोहनलाल वहीं पेड़ की छाया के नीचे खड़ा इधर उधर देखने लगा। आते जाते लोगों पर निगाह मार रहा था। फुटपाथ से लोग निकल रहे थे, सड़क पर ट्रैफिक निकल रहा था। अमित ठाकुर मीतचंद उससे मिलकर गए थे। स्पष्ट था कि मीतचंद की लड़की को उठाने वाला अभी भी उस पर निगाह रख रहा होगा। सोचों में डूबे सोहनलाल ने फ़ोन निकाला और देवराज चौहान का नंबर मिलाने लगा। तीनों साइन के एक रेस्टोरेंट में मिले। रेस्टोरेंट बड़ा था, अलग से बैठकर बातचीत की जा सकती थी। सोहनलाल कुछ इस तरह यहाँ पहुँचा था कि कोई पीछा कर भी रहा हो तो गच्चा खा जाए। यहाँ तक कि उसने लोकल ट्रेन का भी सफ़र किया था। टॉयलेट में आधा घंटा भी बिता दिया था। उसके बाद बाहर निकलकर टैक्सी ली, फिर कुछ आगे जाकर वो भी छोड़ दी। उसके बाद पैदल ही आगे चलने लगा। इस दौरान उसकी निगाह आगे पीछे हर तरफ थी। फिर उसने दोबारा टैक्सी ली और आधे घंटे का सफ़र तय करके ऐसी जगह पर जा उतरा जहाँ बहुत कम लोग आ जा रहे थे। उसने किराया देकर टैक्सी को वहाँ से जाने दिया। उसकी टैक्सी के आगे पीछे कोई टैक्सी या कार नहीं थी। इक्का दुक्का वाहन सड़क पर से इधर उधर आ जा रहे थे। हर तरफ नज़र मारते सोहनलाल आगे बढ़ने लगा। वो चाहता था कि कोई उसके पीछे लगा हो तो वो उसकी नज़रों में आ सके। तभी सोहनलाल का फ़ोन बज उठा। हेलो, सोहनलाल ने बात की। तू कहाँ है? तेरे दिए टाइम से ऊपर का वक्त हो गया है। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। कोई मेरे पीछे पड़ा हो तो उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगाऊं। कोई तुम्हारे पीछे है? जगमोहन का सर सतर्क हो उठा। यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे लगता है जो भी मेरे पीछे था उससे पीछा छुड़ा चुका हूँ। आज नहीं मिलना तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। 45-50 मिनट में पहुँच जाऊँगा, कहकर सोहनलाल ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा। 15 मिनट सोहनलाल आगे बढ़ता रहा। सड़क किनारे की कच्ची बस्ती में भी घुस गया, पर कोई भी पीछे लगा नहीं मिला तो बस्ती से बाहर आकर उसने साइन के लिए टैक्सी पकड़ ली। इसी बीच उसने इस बात का ध्यान रखा कि कोई पीछे ना हो, परंतु पीछे कोई नहीं था। जगमोहन से बात करने के सवा घंटे बाद सोहनलाल सामने के रेस्टोरेंट में पहुंचा। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें सोहनलाल पर जा टिकी। कोई तुम्हारे पीछे? देवराज चौहान ने पूछा। कोई हो भी सकता था, सोहनलाल बोला। अगर कोई था तो मैं उससे पीछा छुड़ा कर ही यहाँ आया हूँ। अगर उसने तुम्हारा पीछा ना छोड़ा हो तो? जगमोहन रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ नज़र उठाता क्या उठा। मुझ पर यकीन कर, मेरे पीछे कोई नहीं आया। सोहनलाल गहरी सांस लेकर क्या उठा। मैं 1 मिनट बाहर नज़र मार कर आता हूँ। कहने के साथ ही जगमोहन उठा और रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे कोई भी यहाँ तक नहीं आया, सोहनलाल ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। देवराज चौहान ने वेटर को बुलाकर 3 कॉफ़ी लाने को कहा। सोहनलाल कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान बोला, जगमोहन को वापस आ लेने दो। 5-7 मिनट बाद जगमोहन वापस लौटा। तब तक वेटर कॉफ़ी भी रख गया था। बाहर कोई नहीं है। जगमोहन कॉफ़ी का प्याला अपनी तरफ सरकाते क्या उठा। तो ऐसे किसी काम में क्यों फंस गया कि तेरे को हमारी ज़रूरत पड़ गई? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यह मेरा नहीं, मेरे दोस्त के साड़ू का मामला है, सोहनलाल ने कहा। दोस्त के साड़ू का? जगमोहन के होठों से निकला। हमारा तुम्हारे दोस्त के साड़ू से कोई वास्ता नहीं होना, देवराज चौहान ने कहना चाहा। पूरी बात सुन लो, इस मामले के सूत्रधार तुम ही हो, देवराज चौहान। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह सोहनलाल के चेहरे पर जा टिकी। सोहनलाल गंभीर नजर आ रहा था। सारा मामला बता, जगमोहन ने पूछा। और फिर सोहनलाल सब कुछ बताता चला गया। बबली, मीतचंद, अमित ठाकुर, बहनें सुनीता, अनीता, सब इंस्पेक्टर कदम मोरे, हवलदार राजेश लाल, हर किसी के बारे में साफ साफ बात देवराज चौहान और जगमोहन के सामने रख दी। क्या? जगमोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। डकैती? हाँ, तभी। डकैती भी भला ऐसे होती है कि किसी ने कहा डकैती कर लो? ये बेवकूफ़ाना। जिसने भी बबली को उठाया वो देवराज चौहान से डकैती करवाना चाहता है। सोहनलाल, या तो तू पागल हो गया है या फिर मैं पागल हो गया हूँ, जगमोहन ने मुंह बिगाड़ कर कहा। क्या ऐसे डकैती की जाती है जैसे कि तुम करने को कह रहे हो? वो तो मैं करने को कह नहीं रहा, बल्कि एक मामला सामने आया वो बता रहा हूँ। जो भी हो, ऐसे नहीं डकैती की। हमें मीतचंद की लड़की को ढूंढ निकालना चाहिए, सोहनलाल बोला। ये मामला तब हल हो जाएगा। हाँ, जगमोहन कॉफ़ी का घूंट भरता शांत स्वर में बोला। ये किया जा सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। इस मामले का सही हल यही है कि हम मीतचंद की लड़की को खोज निकालें। यह असंभव सी बात होगी, देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरकर कहा। सोहनलाल और जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर गई। क्या मतलब? जिस किसी ने मीतचंद की लड़की बबली को उठाया 10 दिन हो गए उसे उठाए। उसने उसे सही ठिकाने पर रखा होगा।
वो जानता होगा कि देवराज चौहान बबली को ढूंढने की कोशिश भी कर सकता है, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन हम बबली को ढूंढ लेंगे। जगमोहन ने सोनलाल को देखा। हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं, सोनलाल ने सिर हिलाया। तुम अमित ठाकुर को कब से जानते हो? देवराज चौहान ने सोनलाल को देखा। 2-2.5 सालों से, सोनलाल ने कहा। मेरे बारे में तुमने उसे कब बताया? 1.5 साल हो गया इस बात को। उस पर तो तुम्हें कोई शक नहीं कि वो कोई गड़बड़ कर रहा है? नहीं, वो शरीफ बंदा है, मेरा दोस्त है। देवराज चौहान ने सोचों में डूबे सिर हिलाया। अगर तुम इस मामले में दूर रहना चाहते हो तो, सोनलाल ने कहना चाहा। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, यह मामला उस 8 साल की बच्ची का है, उसके माँ बाप का है। उन्हें बच्ची वापस पाने के लिए मेरी डकैती की ज़रूरत है। जगमोहन ने हचकचाकर देवराज चौहान को देखा। तो क्या तुम डकैती करने को तैयार हो? जगमोहन के होठों से निकला। अभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं। ये पुलिस की चालाकी हो सकती है मुझे खुले में लाने के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से मैंने कोई डकैती नहीं की। मैं कहाँ हूँ कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे भी सोच समझ कर पाँव आगे बढ़ाना है। जगमोहन ने कुर्सी पर पहलू बदला। सोनलाल टकटकी बांधे सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा था। अगर ये मामला सही है तो मैं मीत चंद और सुनीता के बारे में सोचता हूँ कि अपनी बेटी के खो देने पर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, जिससे कि वो फ़ोन पर ही बातें कर रहे हैं। देवराज चौहान ने सोनलाल को देखा। उन्हें उनकी बच्ची मिलनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम बबली नाम की बच्ची को ढूंढ निकालें। हम ढूंढ निकालेंगे। सोनलाल ने जगमोहन को देखा। हाँ ज़रूर। जगमोहन ने सिर हिलाया। हम ढूंढ लेंगे उसे। जितनी आसानी से तुम लोग ये कह रहे हो इतना आसान होगा, लेकिन हम ये काम कर लेंगे। काम इस तरह हो कि किसी को तुम पर शक। हम अपना काम करना जानते हैं। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हम दोनों को आपस में बातचीत करनी होगी, जगमोहन बोला। वो बात यहाँ नहीं हो सकती। सोनलाल ने देवराज चौहान को देखा। तुम दोनों जा सकते हो, हम बंगले पर ही मिलेंगे। जगमोहन और सोनलाल बाहर निकल गए। देवराज चौहान उस टेबल पर अकेला बैठा रहा। कॉफ़ी खत्म हो चुकी थी। वेटर को बुलाकर बिल पे किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वो सबसे पहले ये पता लगाना चाहता था कि क्या वास्तव में बबली नाम की लड़की का अपहरण हुआ है या उसके लिए कोई नया ही जाल तैयार किया जा रहा है। अगले दिन सुबह जगमोहन देवराज चौहान के उठने से पहले ही बंगले पर से जा चुका था। देवराज चौहान ने अपने लिए चाय बनाई और पीने के बाद नहा धोकर तैयार हुआ और कार पर बाहर निकल गया। 1 घंटे की ड्राइविंग करके देवराज चौहान वहाँ पहुँचा जहाँ मीतचंद की सोसाइटी थी। सड़क पर चहल पहल थी। सोसाइटी के गेट के बीचों बीच कुर्सी डाले सुंदर बैठा था। वो हर तरफ से चाक चौबंद लग रहा था। देवराज चौहान ने बाहर एक तरफ कार खड़ी की और दरबान सुंदर के पास जा पहुंचा। सुंदर ने इस नए से दिखने वाले आदमी से तीखे स्वर में पूछा, कहाँ जाना है, किससे मिलना है? मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाले का नाम सुनते ही सुंदर की सारी अकड़ निकल गई। वो तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। साहब जी, मैं मीतचंद की बेटी को ढूंढ रहा हूँ। देवराज चौहान ने सोसाइटी के भीतर निगाहें घुमाते हुए कहा। हाँ जी, मीतचंद जी अभी फ्लैट पर ही हैं। आप चाहे तो जाकर उनसे। ये बात यहाँ किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैं खुफिया पुलिस का ऑफिसर हूँ। जब भी मुझे किसी को बताना होगा मैं ही बताऊँगा। ये बात अच्छी तरह समझ गए तुम? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। जी जी। नाम क्या है तुम्हारा? जी सुंदर। एक खबर सुनी है मैंने, सच सच बताना तुम। अगर गलत बताया तो मैं सही बताऊंगा जी। सुंदर फौरन सिर हिलाकर कह उठा। मैंने सुना है कि बबली का अपहरण नहीं हुआ, उसे यूं ही कार में डाल कर ले गए। ये खबर आपको किसने दी? तुम मेरी बात का जवाब दो। आप गलत कह रहे हैं। सोसाइटी वालों ने उस मासूम बेटी को उठाकर ले जाते देखा। तब मैं बाहर सामने पनवाड़ी के खोखे पर तम्बाकू लेने गया था। सुंदर ने अफसोस भरे स्वर में कहा। मैं होता तो उन बच्चियों को बाहर नहीं जाने देता। कितने बच्चे बाहर गए थे? 3 लड़कियां थीं, एक 7 की 2 8 की। तो कैसे हाथ डाला बबली पर उन लोगों ने? देवराज चौहान ने पूछा। बबली तो गेट से 2-3 कदम आगे जाकर रुक गई थी, जबकि बाकी दोनों 8-10 कदम पर बाहर आकर बबली को पास आने को कह रही थी। तभी वही कार आकर रुकी। एक कार को स्टार्ट रखे बैठा रहा। दूसरा कार से बाहर निकला और उन दोनों लड़कियों को पीछे छोड़कर बबली के पास आया। एक हाथ से उसने बबली का मुंह दबाया, दूसरे हाथ से बबली को उठाया और अगले ही मौके में वो कार के पिछले दरवाजे से कार के भीतर था। ये सब कुछ उसने मिनट भर में कर लिया। देखने वाले कुछ समझते तब तक कार नज़रों से ओझल हो गई थी। देवराज चौहान सुंदर को देख रहा था। सुंदर सच कह रहा था। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बाहर से ये सब देख लिया था। मतलब कि अपहरणकर्ताओं ने उन दोनों को नहीं, बबली को ही अपना टारगेट चुना। आपने बिल्कुल सही कहा साहब। स्पष्ट था कि वो लोग बबली का ही अपहरण करने आए थे। मैं जा रहा हूँ, परंतु तुम किसी से कहना नहीं कि खुफिया पुलिस तुमसे कुछ पूछने आई थी। नहीं कहूँगा साहब। सब इंस्पेक्टर कदम मोरे से भी कुछ नहीं कहना है, यह मामला सीक्रेट है। समझ गया साहब जी। देवराज चौहान के कदम कार की तरफ बढ़ गए। वो समझ गया था कि यह मामला बबली के अपहरणकर्ता का ही है। 12 बजे जगमोहन मीतचंद की दुकान पर पहुंचा। कार को वो कुछ आगे सड़क के किनारे खड़ा कर आया और साधारण सा आदमी बनकर उनके पास पहुंचा और जेब से 50 का नोट निकाल लिया।
दुकान पर भीड़ थी और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। लाइन में लगकर वो उस छोटे से काउंटर के पास पहुंचा। 50 का नोट पकड़ते ही मीतचंद ने उसकी तरफ देखा। 1 प्लेट बड़ा पाव। मीतचंद ने फौरन पैसे लिए और टोकन उसे थमा दिया। जगमोहन वहाँ से हट गया। 5 मिनट बाद ही जगमोहन हाथ में कागज़ और दूना ले आया। कागज़ों पर बड़ा पाव रखा था और दोने में थोड़ी सी सब्जी थी। वो मीतचंद से 4 कदम की दूरी पर खड़ा होकर खाने लगा। मीतचंद अपने काम में लगा हुआ था, पर उसका ध्यान रह रहकर कहीं भटक रहा था। चेहरे पर गंभीरता मचल उठती थी, जैसे लगता है कि वो अनबने मन से काम कर रहा है। ओए सूरज, मीतचंद ने पुकारा। हाँ बाबूजी। कुर्सी संभाल, मुझे फ़ोन करना है। 2 मिनट में सूरज आ पहुंचा। मीतचंद के कुर्सी छोड़ते ही सूरज ने कुर्सी संभाल ली। मीतचंद ने 5-7 कदम दूर हटकर फ़ोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। जगमोहन भी कुछ कदम मीतचंद की तरफ खिसक आया। मीतचंद का फ़ोन लग गया। वो बात करने लगा। यार अमित, क्या सोहनलाल का कोई फ़ोन आया? जगमोहन के कानों में ये शब्द पड़े। सोहनलाल का फ़ोन आया था। वो देवराज चौहान से बात कर रहा है। अमित की आवाज़ मीतचंद के कानों में पड़ी। वो पुनः बोला। बात करने में टाइम लगता ही है। वो इस बात में टाइम किस बात का? सोहनलाल चाहता तो सोहनलाल कोशिश कर रहा है कि मैंने यही जानने के लिए फ़ोन किया है कि आखिर सोहनलाल को देवराज चौहान से हाँ करवाने में देर किस बात की है। मीतचंद ने झुंझला कर कहा। कहीं सोहनलाल तुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा कि बाद में वो हमें कहे कि देवराज चौहान नहीं मान रहा? कह लिया तूने? क्या देवराज चौहान मना कर रहा है? मीतचंद ने सर्द स्वर में कहा। उधर से अमित ठाकुर की आवाज़ नहीं आई। अब कुछ तो बोल, तू चुप क्यों हो गया? वो सब तेरी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश? क्या मतलब? मैंने 2-2.5 घंटे पहले सोहनलाल से बात की थी। अमित ठाकुर का गंभीर स्वर मीतचंद के कानों में पड़ा। वो चाहते हैं कि डकैती ना हो, तुम्हारी बेटी भी मिल जाए। बबली मिल जाए? क्या बोले बबली को ढूंढने में लग गए? मीतचंद सकपका कर बोला। हाँ। तेरे को ये बात सोहनलाल ने कही? अभी 2-2.5 घंटे पहले कही। और तूने उसकी बात मान ली? क्यों नहीं मानता, अगर डकैती के बिना ही काम हो जाए। मैंने 9 दिन तक बबली को ढूंढा, वो मिल सकी? नहीं मिली। फिर वो सोहनलाल के साथ जगमोहन भी इस काम में लग गया। जगमोहन वही ना जो देवराज चौहान का यार है? और वही। तेरे और उनके ढूंढने में बड़ा फ़र्क है। उनके अंडरवर्ल्ड में पहचान है। वो मालूम कर सकते हैं कि कहीं मेरी बिटिया को नुकसान। वो दोनों अक्लमंद है, समझदारी से काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ बबली को वापस पाना चाहता हूँ। मीचन की आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में देवराज चौहान ने यह मामला अपने हाथों में लिया है, तभी तो बबली को ढूंढवा रहा है। अमित ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा। तू हौसला रख, किसी भी वक्त कोई अच्छी खबर आ सकती है। उधर से अमित ठाकुर ने फ़ोन बंद कर दिया। मीतचंद ने भी फ़ोन बंद करके गालों से आंसू साफ किया। 2 कदम पीछे खड़े जगमोहन ने मीतचंद की बातें सुन ली थी। मीतचंद जब पलटा तो जगमोहन को अपनी तरफ देखते पाया। मीतचंद का चेहरा जर्द सा पड़ गया था। वो जगमोहन को नहीं पहचानता था। जगमोहन मुस्कुराकर खाली हो चुका कागज़ और दूना पास के डस्टबिन में डालता बोला। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी बेटी मिल गई, पर लगता है मिली नहीं। मीतचंद जर्द चेहरे से जगमोहन को देखता रहा, फिर थरथरा कर कह उठा। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारी सोसाइटी में ही रहता हूँ। शायद हमारी तुम्हारी मुलाकात कभी इसलिए नहीं हुई कि तुम सब यहाँ आ जाते हो और मैं जहाँ टूर के लिए मुंबई से बाहर रहता हूँ। वैसे भी मैं 6 महीने पहले ही वहाँ पर फ्लैट खरीदा है। मीतचंद के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। ये बबली को उठाने वाले लोगों में से नहीं है। बबली मिली नहीं क्या? जगमोहन ने पूछा। नहीं, कहकर मीतचंद सुंदर की तरफ बढ़ने को हुआ। जगमोहन ने बाँह पकड़कर उसे रोका। मीतचंद ने बाँह छुड़ाते आंखें सिकोड़कर जगमोहन को देखा। मैंने तुम्हारी और अमित ठाकुर की बातें सुनी अभी। मीतचंद की आंखें फैल गईं। तुम कैसे जानते हो कि मैं अमित ठाकुर से बात कर रहा था? मीतचंद का मुंह खुला रह गया। तुम चाहते हो कि बबली मिल जाए, लेकिन लेकिन तुम कौन? पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम बबली को वापस पाना चाहते हो? जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। हाँ हाँ, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम कौन? मेरे बारे में मत जानो, सिर्फ मेरे सवालों का। सोहनलाल से मैं मिल चुका हूँ। मीतचंद ने थूक निकला। तुम कहीं जगमोहन तो नहीं? जगमोहन एकटक मीतचंद को देखने लगा। मीतचंद की निगाह जगमोहन के चेहरे पर थी। तुम जगमोहन हो? हाँ। जगमोहन की निगाह मीतचंद पर थी, जिसकी बात अभी अमित ठाकुर ने तुमसे की थी। तुम मेरे पास क्यों आ गए? मीतचंद घबराए स्वर में कह उठा। अगर टीनू को मालूम पड़ गया तो? टीनू वही ना जिसके पास इस वक्त तुम्हारी बेटी है? हाँ हाँ। पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। मीतचंद ने बेचैनी से जगमोहन को देखा। तुम 9 दिन तक अपनी बेटी को ढूंढते रहे। मीतचंद की वैसी ही निगाह जगमोहन पर रही। तुमने कैसे और कहाँ कहाँ पर ढूंढा? क्या किसी पर तुम्हें शक हुआ? सब कुछ मुझे बताओ। मुझे किसी पर शक नहीं हुआ। मीतचंद क्या उठा। मैं तो तभी हाथ में पकड़ा मीतचंद का फ़ोन बजने लगा। मीतचंद ने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र मारी। उस पर आया नंबर देखकर वो बौखला उठा। टीनू का फ़ोन आया था। ये टीनू का फ़ोन आ गया। मीतचंद के ओठों से हक्का बक्का स्वर निकला। जगमोहन की निगाह आसपास घूमी, परंतु भीड़ भरी जगह पर कोई ऐसा नहीं दिखा जिसकी नज़र उन पर हो। कम से कम जगमोहन को तो ऐसा ही दिखा।
तभी मीतचंद ने कॉलिंग स्विच दबाकर फ़ोन कान से लगाया। हेलो। सूखा सा सर मीतचंद के ऑटो से निकला। किससे बातें कर रहे थे मीतचंद? टीनू का सामान सर उसके कानों में पड़ा। मीतचंद के होठ वैसे ही बंद रहे। जगमोहन की निगाह मीतचंद के चेहरे पर जा टिकी थी। मीतचंद का चेहरा फक हुआ पड़ा था। जवाब नहीं दिया तुमने? टीनू का वैसे ही सर पुनः उसके कानों में पड़ा। मैं इसे नहीं जानता। ये कहता है कि मेरी सोसाइटी में रहता है। मीतचंद के होंठ खुले। और ये तुमसे बबली के बारे में पूछ रहा है, यही ना? इस बार टीनू की आवाज़ में मुस्कान आ गई। हाँ। मीतचंद ने जगमोहन को देखा। जगमोहन की निगाह बराबर मीतचंद के चेहरे पर थी। वो समझ गया कि उसके बारे में ही बात हो रही है। जगमोहन ने पुनः नजरें घुमाई, परंतु कोई नज़र नहीं आया इस भीड़ में। अब मुझसे तू झूठ भी बोलने लगा? इस बार टीनू खुलकर मुस्कुराया। मीतचंद के होठों से कोई बोल नहीं फूटा। जगमोहन को तू अपना पड़ोसी बताने लगा? दूसरी तरफ से टीनू के हंसने की आवाज़ आई। जगमोहन? मीतचंद ने फक्क चेहरे के साथ सामने खड़े जगमोहन को देखा। जगमोहन के होंठ भिज गए मीतचंद को अपनी तरफ देखते पाकर। क्यों, मैंने क्या गलत कह दिया? मीतचंद के होठों से कोई बोल नहीं फूटा। उसे फ़ोन दे। टीनू का सर एकाएक गंभीर हो गया था। किसे? जगमोहन को, जो तेरे को ही देखे जा रहा है। आवाज़ का सर गंभीर ही था। मीतचंद का फ़ोन वाला कांपता हाथ कान से हटा और जगमोहन की तरफ बढ़ा दिया। कौन है? जगमोहन ने उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा। टीनू, बबली का अपहरण करता। मीतचंद का सिर हिला। जगमोहन ने फ़ोन कान से लगाकर गंभीर स्वर में कहा, बोल। पहली बार मैं तो तेरे को पहचान नहीं पाया जगमोहन। टीनू का शांत सर जगमोहन के कानों में पड़ा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गईं। वो इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगा। बस इतना ही लगा कि तेरे को पहले कहीं देखा है। जगमोहन की निगाह तेज़ी से आसपास ढूंढने लगी। वो टीनू नाम के इंसान की पहचान में नज़रें दौड़ा रहा था। मेरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? टीनू की आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ी। जगमोहन के होंठ भिज गए। मीतचंद फक्क चेहरे से जगमोहन को देखे जा रहा था। इस भीड़ भरे रास्ते पर तू मुझे ढूंढ ले, मैं कानों में ईयर लीड लगाए तेरे को देखते हुए बात कर रहा हूँ। जगमोहन की निगाह हर तरफ तेज़ी से घूम रही थी। नहीं ढूंढ पाएगा, ये बात दिमाग में बिठा ले। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? कभी नहीं। फिर तूने मेरे को पहचाना कैसे? साल से ऊपर का वक्त हो गया। तू एक आदमी से मिलने आया था। मैं उस आदमी के साथ ही था, लेकिन तुम लोगों के पास नहीं आया था। तुमसे मिलने वाले ने मुझे बताया कि तुम देवराज चौहान के साथ ही जगमोहन हो। तुम्हारा वही चेहरा याद रहा। तीनों के स्वर में अब गंभीरता भर आई थी। तुम और सोहनलाल मीचंद की बेटी को क्यों ढूंढ रहे हो? जगमोहन के चेहरे पर कठोरता आ गई। तुम दोनों की ये हरकतें बबली को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तीनों के गंभीर स्वर में वहशीपन चमक उठा। अभी इसी वक्त से उस लड़की को ढूंढना बंद कर दो, वरना शाम तक उस लड़की की लाश मुंबई के किसी चौराहे से। नहीं, जगमोहन के होठों से निकला। तुम उस लड़की को खुश नहीं करोगे? तो फिर तुम वही करो जो मैंने करने को कहा है। मंजूर है। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता और कठोरता दोनों ही आ चुकी थी। फ़ोन बंद करके सोहनलाल को भी फ़ोन करो कि मैं उसे भी फ़ोन कर देता हूँ। तुम दोनों पर हमारे आदमी नज़र रखे हुए हैं, समझ गए? टीनू का कर्कश स्वर जगमोहन के कानों में पड़ा। समझ गया। जगमोहन की निगाह पुनः आसपास घूमी। अब तुम मेरी एक बात का जवाब दोगे? क्या? तुम किस चीज़ की डकैती हमसे करवाना चाहते हो? जगमोहन ने पूछा। वक्त आने पर पता चल जाएगा। पहले देवराज चौहान को तैयार करो डकैती के लिए, या फिर आज बबली की लाश देखोगे। कहने के साथ ही उधर से टीनू ने फ़ोन बंद कर दिया। जगमोहन चेहरे पर कठोरता समेटे खड़ा रहा था। फ़ोन उसने मीतचंद की तरफ बढ़ा दिया। मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा ना? फ़ोन लेते हुए उसने सूखे स्वर में कहा। चिंता मत कर मीतचंद। जगमोहन ने मीतचंद के चेहरे पर जगह निगाह मारी। देवराज चौहान तेरी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। जगमोहन ने अपना फ़ोन निकालकर सोहनलाल का नंबर मिलाया। बात हो गई। तू कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। नगीना के पास। क्यों? सोहनलाल की आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ी। बंगले पर पहुंच। अभी? हाँ अभी। और मुझे एक टिप मिली उसी सिलसिले में। बात को समझा। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। मैं इस वक्त मीतचंद की दुकान पर हूँ। वो लोग शायद हम पर भी नज़र रखे हुए हैं। मेरी अभी उस अपहरणकर्ता से बात भी हुई फ़ोन पर, जो अपने को टीनू कहता है। वो जानता है कि हम बबली को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसने ये बात स्पष्ट कही कि अगर हमने अपना काम नहीं रोका तो शाम तक वो लड़की को मार देगा। ओह, हमें अपना काम यहीं पर रोकना होगा। जगमोहन ने होंठ भींचकर कहा। इसका मतलब बबली के अपहरणकर्ता की नज़रें बहुत तेज हैं। उधर से सोहनलाल का स्वर कानों में पड़ा। मैं खुद यह मामला समझ नहीं पा रहा हूँ, तो बंगले पर पहुँच। ठीक है। ज़रा ध्यान से, कोई तेरा पीछा भी कर रहा हो सकता है। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। जगमोहन ने फ़ोन बंद करके जेब में डाला। सामने खड़ा मीचंद दयनीय स्वर में कह उठा। अगर उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया तो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। हम उसी के कहने से पीछे हट गए हैं। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। फिर भी उसने बबली को पागलों जैसी बातें मत करो, वो ठीक रहेगी। देवराज चौहान मान क्यों नहीं जाता डकैती करने के? ये बात देवराज चौहान ही जाने की। तुम लोग उस पर जोर देकर कह सकते हो कि वो बबली को बचाने की खातिर एक डकैती, और हम इस बारे में देवराज चौहान को सलाह तो दे सकते हैं, परंतु डकैती डालने के लिए जोर नहीं दे सकते।
डकैती डालना या ना डालना उस पर ही निर्भर है कि वो डालना चाहता है या नहीं। जब तक देवराज चौहान के दिल से हाँ नहीं निकलेगी तब तक डकैती को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तुम एक बार मुझे देवराज चौहान से मिलवा दो, मैं उसके पाँव पकड़। ऐसा मत कर देना कभी, वरना तुम्हारा काम होता हुआ भी तो नहीं होगा। जगमोहन ने मीत चंद के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मीत चंद की आंसुओं भरी निगाह जगमोहन के चेहरे पर टिकी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनिल मोहन के नॉवेल पूर्व जन्म के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।